वेलकम एवरीवन, क्या हाल चाल आप सभी लोग के। सो वी आर अगेन बैक ऑन ड्यू परीक्षा विद अवर फाइनल पीवाईक्यू लेक्चर अदर देन एनईपी ऑफ दिस पर्टिकुलर सेमेस्टर। तो यहाँ ये लास्ट लेक्चर होगा हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का, और ऑब्वियसली पूरे के पूरे पीवाईक्यूज का। बस एनईपी वाले जो दो पेपर हैं वो हर सब्जेक्ट के डेफिनेटली करने हैं, तो उनको अपलोड कर देंगे एंड देन लगभग हमारा जो है वो सफर यहीं पर समाप्त हो जाएगा फोर्थ सेमेस्टर का। आई होप मजा आ रहा होगा, वीडियोस को देखिए, एंजॉय करिए, और जो भी बात हो डेफिनेटली आप फीडबैक वगैरह देते रहते हैं, कॉन्वर्सेशन में रहिए। आई होप आप सभी लोग अच्छे से अपने करियर्स में कुछ ना कुछ इम्पैक्टफुल कर रहे होंगे। सो मिलते हैं आपसे, फिर लेक्चर ही स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो वी हैव इज द फर्स्ट क्वेश्चन थियोरेटिकल वाला, जो यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन वाला पार्ट भी कवर करेंगे इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। एज आई टोल्ड यू कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सबसे पहले हमें बताना है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है या लीनियरली डिपेंडेंट होता है पीएच पे, इसको बताना है। देन सेकंड थिंग इज ऑल्सो सिमिलर काइंड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ करना है नेसेसरी डायग्राम, इसकी लिमिटेशंस हमें फर्दर ऐड ऑन करनी है। तो जस्ट हैव अ लुक एज वी डिस्कस इन द वीडियो। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में होता क्या है, हमारे पास H प्लस, मतलब कोई भी एसिड का डेफिनेटली H प्लस है तो एसिड ही होगा, का सोल्यूशन होता है। वो क्या करता है, हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एट द एंड हमें हाइड्रोजन गैस दे देता है। उसका प्रॉपर डायग्राम अगर आगे लाए हैं उसको पर नजर मार लेंगे एक बार। तो ये एक इलेक्ट्रोड की रिएक्शन होती है, जब हमारे पास किस तरीके से बिहेव कर रही होगी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो यू गाइस कैन सी H प्लस से जीरो, तो मतलब कहीं ना कहीं रिडक्शन, तो कहीं ना कहीं कैथोडिक रिएक्शन। सो होता क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं एक चीज की ई सेल की वैल्यू हम, दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट सिंपली। ई सेल बराबर ई नॉट माइनस आर टी बाई एफ एल एन। प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में क्या आएगा, एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की पावर हाफ डिवाइड बाय एक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन H प्लस आयन। इन एक्टिविटी को बेसिकली हम फ्यूगैसिटी वगैरह भी बोल देते हैं, दैट इज बिकॉज यहाँ गैस है तो गैसियस फॉर्म में आपका आ जाता है प्रेशर की टर्म्स। सो दैट्स व्हाई वी से दिस, वी कैन राइट दिस इन टर्म्स ऑफ फ्यूगैसिटी। सो हाँ, तो यहाँ पर बिकॉज हम यहाँ पर इन हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका, बिकॉज इफ वी नीड टू कैलकुलेट द पीएच देन वी शुड टेक द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस एज, और द प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन एज 1 atm। सो 1 atm हाइड्रोजन गैस होती है, देन अल्टीमेटली हमारे पास ये सिंपल सी चीजें आ जाती हैं। यहाँ एक्टिविटी की पावर -1, ये यहाँ मल्टीप्लाई में इस पूरे को वीनो सॉल्व करके आता है -0.0591, ठीक है जी। एंड देन इवेंचुअली माइनस ऑफ लॉग एक्टिविटी ऑफ H प्लस इज योर पीएच, तो वही आप लिख देते हैं। तो दैट्स हाउ वी डू दीज थिंग्स। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा सा और डिटेल में हम लेके गए थे। कब लेके गए थे, जब हमारे पास एनोड भी एज वेल एज कैथोड भी हमारी क्या हो, हाइड्रोजन की हो। सो बेसिकली एक प्रॉपर हमने सेटअप कैलकुलेट कर रखा था। यहाँ पर एक बीकर में, दोनों बीकर्स में सोल्यूशन थे, इन लोगों को हमने प्रॉपरली वायर वगैरह से कनेक्ट कर रखा होता था। एक इलेक्ट्रोड, दोनों प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड होती थी, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड की तरह, एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह बिहेव करेगी। आई होप सो आप सभी को ये चीज याद होगी। सो होता क्या था, यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोडिक रिएक्शन क्या है। तो यहाँ पर गैस आयन सेल को सबसे लिखते कैसे हैं, सबसे पहले जो इलेक्ट्रोड हो, फिर जो भी पर्टिकुलर गैस हो, फिर जो भी पर्टिकुलर आयन हो, फिर उल्टा शुरू कर दो, आयन गैस एंड देन लास्ट में आपका इलेक्ट्रोड, ठीक है। तो दैट्स हाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लैटिनम है, हाइड्रोजन है, HCl, फिर HCl हाइड्रोजन प्लैटिनम, दैट्स हाउ वी राइट। सो एनोडिक रिएक्शन आपके सामने बच्चा बच्चा बता देगा, कैथोडिक अभी अभी हमने जस्ट देखी थी। दोनों को ऐड करेंगे बिकॉज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इसकी, यहाँ हमने प्रेशर भी वेरिएबल करा है और कॉन्सेंट्रेशन भी। सो दैट्स हाउ यहाँ पर ये आता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप डायग्राम भी देख सकते हैं। यहाँ पर होता क्या है, ये प्रॉपर आपका प्लैटिनम वायर है, यहाँ से हम बाहर से हाइड्रोजन को इंसर्ट करते हैं इनसाइड द सोल्यूशन। तो यहाँ हमारे पास एक एसिड का सोल्यूशन होता है, यहाँ प्लैटिनम शीट है, दैट इज यहाँ क्या करती है, हाइड्रोजन को एड्सॉर्ब कर लेती है। ये आपको पता ही होगा ये इसकी प्रॉपर्टी। अब इसकी लिमिटेशन की अगर बात करें तो ये इसमें जो एक हल्का सा बताया गया है कि ये हम तब यूज नहीं करेंगे जब कोई भी हमारा रिड्यूसिबल मटेरियल प्रेजेंट हो, या कोई भी हमारे पास इजीली पॉइजन कैटालिटिक पॉइजन हो। बेसिकली कोई भी ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन को हल्के आराम से स्टॉप कर दे, तो वो उसके प्रेजेंस में अगर ऐसी चीज होंगी तो हम यूज नहीं करेंगे। बाकी मतलब याद करने वाली है तो लिख लीजिएगा इसको, मतलब ऐसे कोई समझाने वाला है ही ना, मुझे कुछ खास समझ में आ रहा है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट चीज की आपका इक्विलिब्रियम इससे डिस्टर्ब हो जाएगा, ये देखना। देन आई थिंक ये हो गया, ठीक है। तो दैट्स हाउ यू हैव टू राइट। और यहाँ से आप देख सकते हैं क्लियरली चीज कि आपका जो ई सेल है, अगर मैं ई सेल की बात करना चाहूँ, दैट इज नथिंग बट जस्ट योर माइनस ऑफ 0.059 into pH. So is it directly proportional, or I would say हाँ linearly proportional to the pH? The answer is straight yes. तो yes यहाँ पर है, तो यही आपको शो भी करना था, तो आप ये डेरिवेशन काइंड ऑफ दिखाएंगे और यहाँ तक पहुंच जाइएगा। नेक्स्ट आ गए हैं, तो यहाँ ग्लास इलेक्ट्रोड के बारे में बात करनी है हमें, इसकी लिमिटेशन बतानी है, इससे किस प्रकार हम निकाल सकते हैं पीएच, उसके बारे में बात करनी। सो अगेन यहाँ पर ये होती क्या है ग्लास इलेक्ट्रोड, इट्स बेसिकली अ टाइप ऑफ मेटल इनसोल्यूबल मेटल सॉल्ट एनायन हाफ सेल। तो एक मेटल होगा मेरे पास जैसे कि Ag, फिर सेकंड थिंग इज उसकी कोई भी
इनसोल्यूबल सॉल्ट होगी, जैसे कि AgCl का जो प्रेसिपिटेट है दैट इज द सॉलिड फॉर्म, ठीक है। फिर कोई भी हम एक आयन ले लेंगे, मे बी KCl, मे बी HCl, मे बी NaCl, वट एवर आई वांट टू टेक आई कैन टेक। तो यहाँ पर उसके बाद एक एनायन बेसिकली हमें चाहिए होता है, तो वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से जाएगा, वो हमने ले लिया। सो होता क्या है, सिल्वर का वायर हमारे पास होता है, उस पे हमारे पास AgCl की आप बोल सकते हैं कोटिंग होती है, उसको हम डिप कर देते हैं इनसाइड द HCl सॉल्यूशन। HCl इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर फिलहाल मुझे पीएच निकालनी है, तो पीएच के लिए यार डेफिनेटली आई नीड एसिड। NaCl लूंगा तो लॉजिक नहीं बनता ना कि मैं उसकी NaCl की पीएच बैठ के निकाल रहा हूँ, कुछ ना कुछ डेफिनेटली H+ होगा इसको। तो वही यहाँ पर हम बात करें, अगर हमें पीएच निकालनी है तो, है ना। सो वो यहाँ पर करा था ई सेल बराबर, यहाँ पर आप सबसे पहले नॉर्मल रिएक्शन देखिए, बचपन में बहुत बार या अभी से हम देखते जा रहे हैं, मेरे हिसाब से ये रिएक्शन तो सबको याद ही होगी कि हमें करना क्या होता है जब भी AgCl वगैरह करना है। तो Ag+Cl नेगेटिव, AgCl बना, एक इलेक्ट्रॉन आपको दे दिया, ठीक। एंड देन इवेंचुअली यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड पर स्कूल्डी रिएक्शन होगी, अगर ये ऐसे एज अ कैथोड यूज करिए तो सिंपली यहाँ पर क्या होता है, ये आपके सामने आ ही रहा होगा समझ में कि किस तरीके से लिखा, क्या लिख के दिखाऊं या फिर इसका भी देखो ना। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस ऑफ में 0.0591 बटे एन आपका आ जाएगा 1 लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। सो व्हाट द प्रोडक्ट इज, प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर AgCl, ऑब्वियसली उसकी एक्टिविटी आपका क्या होगी, दैट इज योर वन वन मानूंगा, डिवाइड बाय यहाँ पर Cl नेगेटिव की एक्टिविटी आएगी बस यही है। यहाँ पर फिर मैं Cl नेगेटिव की एक्टिविटी को एज अ प्रॉपर लिखूंगा। बट अगर मैं यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो बात करूं, ये हम यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं एज अ कैथोड। तो कैथोड के लिए यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक्टिविटी ऑफ क्लोराइड को लिख दूंगा न्यूमरेटर, बिकॉज वही प्रोडक्ट में आ रहा है, एज यू गाइस कैन सी हियर। कैथोडिक की तरह जब ये बिहेव करेगी हमारी मेटल इनसोल्यूबल मेटल आयन, तो यहाँ पर ये सिंपल हमारी कैथोड, सॉरी, सो दैट यहाँ पर इससे ये बेनिफिट होगा कि हमारा जो है वो कहीं ना कहीं सेल पोटेंशियल आपका पॉजिटिव आएगा। कैसे आप देख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, प्लस अगर मैं उसमें समथिंग कर दूं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एडिशन होगा। अब पीएच की वैल्यू पॉजिटिव भी होती है, माइनस में पीएच अभी तक तो हमने नहीं भरी, बिकॉज वो हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में होती है, जो हमें आई डोंट थिंक BSc लेवल तक भी जरूरत पड़ती है। तो खैर बात की करते हैं यहाँ पर, तो पीएच आ जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पीएच की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर आएगा, फिर इसमें कुछ पॉजिटिव होगा, तो अल्टीमेटली देर इज सम पॉसिबिलिटी कि ओवरऑल आंसर आपका पॉजिटिव है, डिपेंडिंग अपॉन द ई नॉट इसकी जो भी होती है, और इसका ई नॉट होता है आई थिंक पॉजिटिव में ही है समथिंग, आई डोंट रिमेंबर इट राइट नाउ, बट हाँ कुछ ना कुछ इसका पॉजिटिव में ही होता है, एंड आई थिंक दैट इज फॉर कैथोड ओनली। सो ई नॉट कैथोड का, अब यहाँ पे ई सेल हम कैथोड का निकालें, सो दैट्स हाउ वी कैन कैलकुलेट द पीएच एज वेल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लासिक थ्योरी, यहाँ पर आपकी KL कपूर साहब की किताब में दी हुई है। ग्लास इलेक्ट्रोड में होता क्या है, ग्लास ट्यूब टर्मिनेटिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रॉपर इसका डायग्राम आ गया है। सो ये प्रॉपर आपका डायग्राम है, यहाँ पर हमने KCl का सोल्यूशन लिया है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहीं पर है हमारे पास ये आपका जो है वो पूरा का पूरा ग्लास रॉड, आई थिंक यही प्रॉपर सिस्टम होगा, यही कुछ होगा ग्लास रॉड से रिलेटेड। और क्या बोला इन्होंने, स्पेशल ग्लास जिसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होती है, उसको यूज करते हैं। बल्ब जो होता है वो किसके लिए होता है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है उसमें जनरली। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बल्ब को मेरे हिसाब से ये बोल लूंगा, हाँ ये हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, आई होप सो। तो ये हमने हाइड्रोजन लिया नहीं, मुझे प्लेटिनम होगा, तो ये हमारे पास बल्ब है जिसमें हमारे पास काइंड ऑफ HCl का सोल्यूशन होगा, वट एवर द सोल्यूशन जिसकी हमें पीएच निकालनी होगी। या तो हम सिल्वर सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड यूज करेंगे, या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोल्यूशन जो बल्ब होगा, डिप होगा किसमें, प्लैटिनम वायर में। ठीक है, फिर यहाँ कोई हाइड्रोजन आ गया, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं। देन आई थिंक दैट्स हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इट, सेम तरीके से वही मेटल, इसकी इनसोल्यूबल सॉल्ट, एंड देन एक एनायन आ गया, देन बीच में हमने ग्लास लिखा, देन अननोन सोल्यूशन का पीएच, देन कैलमोल इलेक्ट्रोड बेसिकली हमारी आ गई। तो ये हमारे पास हुआ। अच्छा, इसकी लिमिटेशन क्या है आपको याद रखनी होगी डेफिनेटली, क्योंकि इसकी हाई इंटरनल रेजिस्टेंस होती है ग्लास रॉड की, जो कम से कम इतनी हो सकती है। देख रहे हो यार, इतना तो मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मेरे टाइम पे भी मैंने ये चीज नहीं पढ़ी थी, जो अभी मैं फाइंड कर रहा था इसको KL कपूर साहब की किताब में, कि वो भाई इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस में दिमाग में आया कि यार इतनी ज्यादा हो कैसे सकती है, बट होती है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब आप भी कुछ नहीं कर सकते, लिखा हुआ है यार KL कपूर में, ऐसा नहीं। फिर इससे क्या होगा कि डेफिनेटली आप जो है वो ऑर्डिनरी पोटेंशियोमीटर से यूज नहीं कर सकते, बहुत ही ज्यादा कम करंट एंड वोल्टेज को, बहुत ज्यादा करंट को बहुत ज्यादा रेजिस्ट करेगा। सो देन सेकंड थिंग इज, यहाँ पर आप देख सकते हैं विद द ग्लास रॉड इट इज पॉसिबल टू मेजर विद एन एक्यूरेसी ऑफ इतना और इतना, हम यूज मेजर बेसिकली हम कर सकते हैं। देन यहाँ पर ग्लास रॉड 9 pH तक ही हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, तो ये एक इसकी इंपॉर्टेंट लिमिटेशन होगी। एक लिमिटेशन आप इसका हाई रेजिस्टेंस दिमाग में रखिए, एक लिमिटेशन रखिए कि 9 से ज्यादा pH पर ये कोई खास काम नहीं करती, स्पेसिफिकली अगर सोडियम आयंस प्रेजेंट हो। तो बस ये चीज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बस एक दो चीजें हैं, क्या आप एक बार रेजिस्टेंस वाला पॉइंट दिमाग में रख लिए, ये बहुत हाई रेजिस्टेंस है, एंड देन सेकंडली आप पीएच की बात कर लिया, अगर 9 से ज्यादा हो जाए तो दिक्कतें आ जाएंगी, बस ये दो चीज याद रखिएगा।
इतना ही मेरे हिसाब से एग्जामिनर को भी याद होता होगा, इतना कुछ खास उनको भी याद नहीं होता होगा, ठीक है। देन रेफरेंस इलेक्ट्रोड की बात करते हैं यार, सिंपली रेफरेंस इलेक्ट्रोड, आई थिंक ग्लास इलेक्ट्रोड इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड ओनली, है ना। हाँ यार, रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज होती है ग्लास इलेक्ट्रोड। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड बेसिकली वो इलेक्ट्रोड्स होती है, आई थिंक कैलोमल इलेक्ट्रोड भी, ये दोनों ही होते हैं। बेसिकली वो इलेक्ट्रोड होती है जो हम यूज करते हैं सबसे पहले एज अ रेफरेंस, यूज्ड एज अ रेफरेंस, और उनका हमारे पास पोटेंशियल हमें एक्सपेरिमेंटली नोन होता है। तो उनका पोटेंशियल हमारे पास नोन है, उनको हम एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, सो दैट हमारे पास अगर मान लेते हैं ई सेल की वैल्यू होती है आपका ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड, मान लेते हैं मुझे ई सेल की वैल्यू जो है वो वहीं से मिल जाएगी, दैट इज मैं जब उसमें वोल्टेज कनेक्ट करूंगा तो ई सेल की वैल्यू मुझे एक्सपेरिमेंटली मिल जाएगी। मान लेते हैं अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रोड को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड को एज अ कैथोड यूज करूँ, तो मेरे पास इसका पोटेंशियल होगा, इसके ई सेल की वैल्यू होगी, हाँ जी सर। अगर ये है और ये एक्सपेरिमेंटली निकाल ले तो डेफिनेटली मैं ई नॉट ऑफ एनोड निकाल सकता हूँ या ई ऑफ एनोड। इस बात को लॉजिक समझ में, हाँ सर बिल्कुल। तो ये यार बस यहाँ पर आप इसका लॉजिक कि आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटली आपको ई सेल मिल जाएगा, देन आपको अगर एक इलेक्ट्रोड का पता लग गया तो आप एनोड का निकाल सकते हैं, खत्म। तो ये हो जाएगा आपका कि आप जो है वो यूज करते हैं एज अ रेफरेंस सो दैट वी कैन कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ अननोन इलेक्ट्रोड्स। सो अननोन इलेक्ट्रोड्स या अननोन पोटेंशियल्स यदि मुझे कैलकुलेट करने हो, वहां पर इसका इंपॉर्टेंस आ जाता है, अननोन पोटेंशियल कैलकुलेशन। ठीक है जी, बढ़ते हैं आगे। क्वीन हाइड्रोन पहले बात कर लेते हैं, होती है। सो क्वीन हाइड्रोन बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक आपका एक कंपाउंड है, ये क्या है, दिस इज द, यहाँ पर हम करते क्या है, यहाँ हम इक्विमोलर मिक्सचर लेते हैं क्वीन हाइड्रोन, एंड देन ये आपका जो क्वीन हाइड्रोल होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये लेते हैं बेसिकली QH2 आपका है ये, एंड देन Q आपका खाली है ये, क्योंकि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन का एडिशन नहीं हुआ तो यहाँ पर हो गया। सो बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पर इसकी रिडक्शन हो रही है, आप देख सकते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नथिंग बट जस्ट योर रिडक्शन। सो QH2 है आपके पास, ये किस में रिड्यूस हो रहा है, क्यू में, एंड देन दो H प्लस और दो यूज कर रहे हैं। देन इवेंचुअली वी कैन सी वन मोर थिंग एज की यहाँ पर ई सेल की वैल्यू क्या होती है। अब ना व्हाट वी डू इज कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तो सबसे पहले आपका H प्लस एज अ शेयर है, सॉरी क्या लिखा हुआ है? तो ये आपके H प्लस, आपने क्या करा, ये डेफिनेटली आपके पास होता है सोल्यूशन, आपके पास ये सोल्यूशन H प्लस का आपने ही तो ऐड करा है, क्वीन हाइड्रोन था उसमें आपने H प्लस कोई भी मे बी कोई एसिडिक सोल्यूशन आपने ऐड कर दिया, देन आपको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। सो होता क्या है, यहाँ पर जितना आपका लगभग ये QH2 होता है उतना ही आपका ये क्यू बन रहा होता है। लॉजिक देख सकते हैं आप, एक मोल से एक मोल बन रहा है, सो इक्विमोलर मिक्सचर ये हमारे पास रहेगा। देन हम क्या करते हैं यहाँ पे, सिंपल फॉर्मूला लगाते हैं, ई सेल बराबर दिस, दो इलेक्ट्रॉन्स आप देख सकते हैं क्योंकि दो हाइड्रोजन का रोल आ रहा है, एंड देन ये, सॉरी नींद आ रही है, दिन में भी आए थे खैर। तो यहाँ पर एन क्या बोल रहा था मैं, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पे लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट का सेम कंसेप्ट लगा है। सो प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाले चीज आपकी जो है वो प्रोडक्ट है। तो यहाँ एज एन एनोडिक रिएक्शन में लिख रहा हूँ, सो एनोडिक में कहीं ना कहीं अच्छा बिहेव कर दोगे तभी एनोड रिएक्शन है। तो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट लिखा क्योंकि ये इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर ही होगी तो ये कैंसिल होगा, एंड देन इवेंचुअली आपका फॉर्मूला ये बन गया। सो दिस इज योर बेसिकली ई नॉट की वैल्यू कुछ होगी, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज है वो हमारे पास होती है एक्सपेरिमेंटली, एंड देन हम उसको निकालेंगे। नाउ द प्रॉब्लम इसकी क्या लिमिटेशन है, तो आइए उस पर थोड़ा सा चर्चा करें, मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। इंपॉर्टेंट लिमिटेशन लगी मुझे इसकी लॉजिकली ना थोड़ी, क्योंकि इसमें डेरिवेशन इंक्लूडेड है थोड़ी बहुत, तो इसका पूछना जायज बनता है मेरे से। तो अगर हम बात को देखें यहाँ पर, पीछे यहाँ पर मैंने जैसे ई सेल निकाल लिया था ना, सो यहाँ तक मैंने ई सेल की वैल्यू निकाल ली, बेसिकली ई ऑफ दैट इलेक्ट्रोड जो भी मेरा बिहेव करेगी एज क्वीन हाइड्रोन, सो ई ऑफ क्वीन हाइड्रोन निकाल ली, जैसे ई नॉट सेल प्लस 0.0591 पीएच, ठीक है, ये निकाल ली थी मैंने। अब मैं क्या करूंगा, डेफिनेटली मेरे पास ई नॉट की वैल्यू होगी और तो मैं पीएच कैलकुलेट कर सकता हूँ, या मे बी अगर मेरे पास ऐसा ना हो तो मैं किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से इसको कनेक्ट करूंगा। तो एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गई, एक ये हो गई, देन वहां से एक हमारे पास नेट वैल्यू आएगी ई नॉट की, सो हम तब भी पीएच निकाल सकते हैं। तो हम अलग अलग तरीके से पीएच को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा आते हैं वापस। हम्म, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, अगर हम बात करना चाहें उसी की आपके ई सेल की, तो ई नॉट इसका मैंने फॉर्मूला लिख रखा है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा दोबारा अगर ओपन करूं तो 0.0591 या RT/F आप जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं एज पर योर मर्जी। सो मैं इसको थोड़ा सा सलीके से लिखता हूँ दोबारा से, सो दैट थोड़ा सा मुझे समझाने में आसानी हो। ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस RT/, कितना आएगा 2F, क्योंकि केएल कपूर साहब ने भी ऐसे समझाया तो मैं कोशिश कर रहा हूँ उन्हीं के पैटर्न पर चलूं, थोड़ा बेटर रहेगा, इनटू लॉग ऑफ
कहीं ना कहीं आपका एच प्लस का स्क्वायर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसा ही सिमिलर सा, आई होप आपको याद आ रहा हो। हाँ सर, याद तो कुछ कुछ आ रहा है, ठीक है। अब भाई ध्यान से समझने की करते हैं कोशिश। सो अगर मैं यहाँ पर इक्विमोलर मिक्सचर नहीं ले रहा, तो देखिएगा यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, तो यहाँ पर मैं ये लिखूंगा। पहले तो मैं प्रॉपर एक्सप्रेशन लिख देता हूँ। ये एक्सप्रेशन था 9, जो ओरिजिनल था। एक सेकंड में पेज ले लूँ। सो यहाँ पर मैंने ये ई सेल की वैल्यू लिख ली। अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो हाइड्रोक्विनोन है ना, दिस इज बेसिकली अ वीक एसिड एंड इट ब्रेक्स इन दिस पर्टिकुलर मैनर। इसको अगर मुझे ब्रेक करना है तो ये कुछ इस प्रकार ब्रेक होगा, तो आपकी समझ में आ गया, ठीक है सर। अब यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कहीं ना कहीं मेरी इक्विमोलर कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहेगी H2 और Q नेगेटिव की। अच्छा सर, ऐसा कब होगा? तो इसी की कंडीशन पे बात करूंगा अभी यहाँ पर। अभी ध्यान से समझिए, पहले समझिए फिर हम बात करते हैं सर। तो इस तरीके से इसका नॉर्मल डिसोसिएशन होता है, ठीक है। अब मैं K1 की बात करूं तो दैट विल बी आपका ये आ जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, नथिंग एज सच, कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। फिर K2 की बात करूं तो यहाँ पर H प्लस Q2 नेगेटिव डिवाइडेड बाय HQ नेगेटिव, ठीक है भी। सो आई हैव कैलकुलेटेड बोथ द थिंग्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं मास बैलेंस इक्वेशन लगाऊं, तो ध्यान से देखिएगा, कुछ H2Q नॉट इनिशियली मेरे पास था, ठीक है। अब ये किस में टूटा होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास कुछ अनडिसोशिएटेड फॉर्म होगी। क्या आप बोल सकते हैं इसको? सर बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर कुछ आपकी कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर फॉर्म में डिसोशिएट हो गया होगा, मानते हैं नहीं? हाँ सर। एज वेल एज ये फॉर्म भी कुछ डिसोशिएट हो रही है यहाँ पर, तो ये कुछ इस फॉर्म में होगी। तो कुछ ना कुछ हो क्या रहा है आपका, अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखूं। आपका था H2Q नॉट, ठीक है। ये फर्दर किसमें सबसे पहले क्या हुआ? ये H2Q कुछ बचा हुआ, एंड आपका यहाँ पर HQ नेगेटिव कुछ जो यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। इन दोनों में ब्रेक हुआ, फिर फर्दर ये कुछ Q2 नेगेटिव में आपका ब्रेक डाउन हुआ, एंड देन कुछ आपका HQ नेगेटिव जो आपका रिमेनिंग है। सो आपके ये तीनों लोग आपके मिलके टोटल मास बना रहे होंगे। सिंपल से आप समझ पा रहे होंगे। दिस प्लस दिस बराबर ये, अगर मैं इसको C मान रहा हूं और इसको A मान रहा हूं, तो A प्लस बी बराबर C होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा। सिमिलरली इसको मैं X मान रहा हूं, तो क्या X प्लस C बराबर H2Q नॉट होगा या नहीं? सर बिल्कुल होगा। और C की वैल्यू क्या है? A प्लस बी। आई होप आप इस तरीके से समझ पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने क्यों इस तरीके से लिखा है। तो बेसिकली सिंपल, वैसे तो आपको अगर याद नहीं तो आयनिक इक्विलिब्रियम वाला पार्ट तो आप याद रख लीजिएगा कि आयनिक इक्विलिब्रियम में भी वी डिड द सेम थिंग फॉर द डाइबेसिक एसिड, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने H2Q नॉट निकाल लिया ना। अब हम करते क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की टर्म्स में लिखते हैं इन सभी को। दैट इज HQ नेगेटिव को भी एज वेल एज Q नेगेटिव को भी, है ना? हाँ। तो इट विल बिकम H2Q प्लस HQ नेगेटिव आ जाएगा K1 H2Q बटे H प्लस, और यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, तो ये आ रहा है आपका मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा। सो क्या बोल रहा था मैं, Q2 नेगेटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा, आप देख सकते हैं K2 इंटू HQ नेगेटिव डिवाइड बाय H प्लस आ रहा है, ठीक है। और HQ नेगेटिव को तो हमने वैसे ही यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दिया, आप देख सकते हैं HQ नेगेटिव को वैसे ही हमने यहाँ से हटाया। तो मैं दोबारा इसको सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, पहले H प्लस तो लिखा ही था। अब यहाँ पे मैं इसको दोबारा सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, सो दैट विल बिकम H1 टाइम्स H2Q बटे H प्लस। आई होप तो सिंपल समझ में आया। वो क्या करा मैंने, इसकी वैल्यू यहीं से यहाँ से उठा के डाली, फिर मैंने Q2 नेगेटिव की वैल्यू यहाँ से डाली। अब Q2 नेगेटिव की वैल्यू मैं यहाँ पर डालता तो मुझे ये आदमी मिल गया। फिर मैंने कहा इसको दोबारा आदमी को यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर दो। तो ये मैंने काम अभी तक करा है। अब मैं अगर देखूं यहाँ से H2Q दैट वाज द अनडिसोसिएटेड फॉर्म, उसकी यदि मैं वैल्यू निकालूं, तो वो मेरी कहीं ना कहीं आपकी आ रही होगी H2Q जो इनिशियल था एज इट इज, ठीक है। ये आपका H2Q इनिशियल था। अब यहाँ से मैंने H2Q कॉमन ले लिया। बताना क्या बचा सर? यहाँ पे 1 बचा, देखो 1 बचा। फिर यहाँ पे K1 बाय H बचा, ठीक है। फिर वहां पे K1 K2 बाय H प्लस का स्क्वायर बचा या नहीं? सर बिल्कुल आपने सही बोला। तो बस वही चीज है यहाँ पर, आप देख सकते हैं 1 बोला था मैंने, वही लिख रहा हूँ। K1 बाय H प्लस बोला था, वही लिख रहा हूँ। प्लस K1 K2 बाय H प्लस का स्क्वायर बोला था बेटा, वही लिख रहा हूँ। सो दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2Q। तो अब यहाँ पर मैं इसमें वैल्यू अगर डालना चाहूँ, सो माई फाइनल एक्सप्रेशन would be something like this only, कि यहां पर मैं अगर माइनस RT बाय 2F लिख रहा हूं ln,
यहाँ पर अब मैं क्या डालूं, यहाँ पर इसकी वैल्यू डालनी थी मुझे, कम गया। हाँ, ये जो बड़ा सा इंसान आया है H2Q, इसकी वैल्यू बेसिकली मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। इसकी वैल्यू मैं बेसिकली यहाँ पर पुट कर दूंगा। सो आएगा क्या यहाँ पर मेरे पास, यही आएगा पूरा का पूरा, आप देख सकते हैं। H प्लस ऊपर चला जाएगा, तो इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ तो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं इसको रोक के सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो हैव अ लुक, यहाँ पर मैंने सबसे पहले इसका एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पर ये H प्लस का स्क्वायर आना चाहिए था। हाँ, नहीं, हाँ, एच प्लस का स्क्वायर आ गया, सॉरी सॉरी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपका एच प्लस का स्क्वायर आ गया, ठीक है। एलसीएम ले, फिर यहाँ एच प्लस में मल्टीप्लाई, तो K1H, और फिर ये जो नीचे डिनोमिनेटर में एच प्लस का स्क्वायर था, उसको मैंने ऊपर भेज दिया। तो मेरे हिसाब से जो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा, वो आपके सामने कुछ ऐसा आना चाहिए, क्योंकि ये H2Q डिनोमिनेटर में है। सो H2Q यहाँ पर डिनोमिनेटर में, ये एच प्लस का स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, ये क्यू विल रिमेन एज इट इज, और यहाँ पर जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये जो मेरा खाली क्यू है, इसको आई कैन राइट, अब यहाँ पर मैं H2Q आ जाएगा, यहाँ पर H2Q नॉट इंटू एच प्लस का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है जी। और फिर उसके डिनोमिनेटर में ये पूरी कहानी जो आपका फाइनली न्यूमरेटर में चली जाएगी, तो इससे ये उड़ जाएगा, एज यू गाइस कैन क्लियरली सी। सो यहाँ पे ये आपका उड़ जाएगा। सो फाइनली आपका जो एक्सप्रेशन है, वो उसके लिए मुझे क्या एक और पेज लेना पड़ेगा, मैं उसका लिए एक और पेज ले लेता, बट आप यहाँ पर अब देख सकते हैं, ये बन जाएगा आपका फाइनल एक्सप्रेशन, कुछ लाइक दिस। सी नॉट इन्होंने ऐसे लिख दिया, स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन बट नॉट दैट मच नीडेड, ठीक है। सो ये मेरा फाइनल यहाँ पर एक्सप्रेशन बन जाएगा। आई होप सो आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो Q1H प्लस, जैसे कि आप देख सकते हैं, हाँ, ये डिनोमिनेटर में सारी चीजें आ ही रही थी, ये आपका Q था। हाँ, ठीक है, तो ये आपका फाइनली डिनोमिनेटर में आ ही रहा था, एंड देन इवेंचुअली, हाँ, मेरे हिसाब से सही है। बाकी अगर कुछ लग रहा हो तो मुझे बताइएगा। तो मैंने H2Q की वैल्यू निकाली, देन एट द एंड इवेंचुअली मैंने उसको पुट कर दिया, ठीक है। सो दो उसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी, एंड आप देख सकते हैं, मैं एक बार इसको क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ। सो मिल गई बेसिकली। तो यार, प्यूरी शर्मा साहब की किताब ने उन्होंने एनोड की तरह कर रखा है इसको। प्यूरी शर्मा की साहब की किताब, उसको पीएसएस के नाम से बोलते हैं, उन्होंने कुछ इस तरीके से कर रखा है। बट केएल कपूर साहब ने जो करा है, वो इसको एज अ एनोड मान के करा है। तो कैसे माना है उन्होंने, एनोड माना है। तो मैं यहाँ पर यार, जैसे उन्होंने करा, अच्छा मिटा भी नहीं सकता मैं उसके हिसाब से अगर मैं चलूँ, तो यहाँ पर आपका ऊपर ही आएगा। अगर मैं किसके हिसाब से चल रहा हूँ, मैं केएल कपूर साहब की किताब से चल रहा हूँ, तो यहाँ पर आएगा। देन इवेंचुअली आप QH2 की वैल्यू न्यूमरेटर में डालेंगे, अब आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये मेरे, आप देख सकते हैं, ये अगर मैं इसको एज एन एनोड मानूंगा तब ये आंसर आएगा, अगर कैथोड मानूंगा तो सिंपल ये नेगेटिव आएगा। बस ये डिफरेंस है यहाँ पर आपका, जो आप समझ भी पा रहे होंगे किस, क्यों यहाँ पर माइनस जो है, वही जो आपका हाइड्रोजन नीचे चला गया होगा, बस उस वजह से आया है। तो यहाँ पर ये उस हिसाब से सोल्व कर रहे हैं। सो दैट्स वाई मेरा जो आंसर है, वो यहाँ पर इससे थोड़ा सा मैच नहीं कर रहा था, वो ऊपर नीचे आ रहा था। तो यहाँ पे आप उसको बस उसी के अकॉर्डिंग मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने बस क्या करा, यहाँ पर H2Q की जो वैल्यू है, उसको पुट कर दिया। और एक चीज इन्होंने क्या बोली, QH2, यहाँ पर नहीं, सॉरी, H2Q0 और Q0 आपके जो है वो इक्वल होंगे। भाई जाहिर सी बात है, हाँ, कि अगर इनिशियल हम सारा का सारा अमाउंट H2Q ले रहे हैं, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और अगर सारा का सारा ब्रेक डाउन हो गया, Q0 बन कहलाएगा वो, सारा का सारा Q0 बन जाएगा। तो बेसिकली अगर ये 1 मोलर था, और 1 मोलर ये सारा का सारा डिसोशिएट हो गया, तो ये भी आपका 1 मोलर ही बनेगा ना। हाँ, तो वही बात यहाँ पर है क्या है। सो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं, इन्होंने करा क्या, बस यही सिंपल क्या करा, सब्सटीट्यूशन कर दिया किसका, Q0 का, और Q0 का इन्होंने सब्सटीट्यूशन कर दिया, और फिर आपके सामने इसको बोल दिया, मतलब बेसिकली इन दोनों को सेम मान लिया। तो K1H1, अच्छा, ये ऊपर न्यूमरेटर में लेगा पहली बात तो, एंड देन यहाँ पर इन्होंने ये C0 पता नहीं क्यों ही लिखा है, मतलब ऐसा नीट तो मुझे नहीं लग रहा है, बट इन्होंने इनसे कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा है मुझे। ये Q0 इन्होंने सिर्फ H प्लस के साथ ही शायद मल्टीप्लाई करा है, एंड इट शुड बी मल्टीप्लाइड विथ ईच एंड एवरी टर्म। मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने यहाँ पर मिसप्रिंटिंग हुई है, अच्छी मिसप्रिंटिंग मैंने पकड़ ली, यहाँ पर भी Q0 आना चाहिए था। अच्छा नहीं, सॉरी सॉरी, ये बड़े ब्रैकेट में, हाँ, ये देखो, ये Q0 है, तो ये ब्रैकेट यहाँ से और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है। सो बेसिकली ये जो Q0 है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई, एंड देन इन्होंने इसको कैंसिल कर दिया। C0 मतलब ऐसे टाइम पास के लिए स्टैंडर्ड कॉन्सेंट्रेशन, पता नहीं क्यों लिखते हैं, या यूनिट कॉन्सेंट्रेशन, वही इन्होंने बोल दिया C0 की वैल्यू 1 है, अगर यूनिट है तो यहाँ पर लिख दिया, तो इससे ये उड़ा दिया। अब ये आपका न्यूमरेटर में चलेगा। सो आई होप आप समझ में आएगा। तो बेसिकली बात क्या है, अगर आप ये एक्सप्रेशन भी याद रख लें तब भी काम चल जाएगा, फॉर द लिमिटेशन। सो हिसाब किताब ये था कि लिमिटेशन की बात हमें करना, अगर एसिडिक सोल्यूशन होगा तो क्या कि मेरे पास दो कंडीशन होंगी, क्या सर। एक कंडीशन ये है बेसिकली कि यार, मेरा जो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन है, उसका जो स्क्वायर है, वो काफी ज्यादा हो जाए एज कंपेयर टू दीज टू। सर बिल्कुल आपने सही बोला। तो अगर ऐसा हो गया, तो कहीं ना कहीं मैं बोलूंगा, हाँ, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है, 1-2 pH का जो भी होगा, काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। तब मेरा क्या एक्सप्रेशन ये बन जाए, तो तो किसी को कोई डाउट नहीं, सर आपका H प्लस का स्क्वायर था, वो यहाँ के मल्टीप्लाई में हो गया होगा। बेसिकली मैं इन दोनों को
इन लोगों को निग्लेक्ट कर दूंगा, ये स्क्वायर है ये पीछे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एंड देन मेरा क्या एक्सप्रेशन एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। सर बिल्कुल हो जाएगा। दूसरा केस, अगर H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है एज वेल एज हमारा फर्स्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये भी काफी ज्यादा है, तब भी बेसिकली एसिडिक कंडीशन ही है। मतलब हमें नहीं पता क्या कब वैलिड होगा, बट इतना पता है कि अगर H प्लस ज्यादा होगा या तो ये ज्यादा होगा या तो ये चीज ज्यादा होगी, दोनों में से एक ब्रैकेट तो ज्यादा ही होगा ऑब्वियसली। हाँ सर बिल्कुल सही कहा, डिपेंडिंग अपॉन K1 की वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, अगर ये बहुत ज्यादा होगा तो मैं दोनों को निगलेक्ट करूंगा, देन इवेंचुअली मेरा जो एक्सप्रेशन होगा उसमें बस मुझे थोड़ा सा प्रोडक्ट रूल लगाना होगा फॉर दी लॉग, तो लॉग के लिए प्रोडक्ट रूल लगा दो। बट अगर एल्कलाइन सोल्यूशन होगा तो डेफिनेटली H प्लस स्क्वायर भी कम H प्लस भी कम, तो ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे। अगर ये दोनों ज्यादा हो गए, क्या मैं इन दोनों को निग्लेक्ट कर सकता हूँ? दैट इज यस। तो यहीं पर ये बताया गया कि यार आपका अगर बेसिक या एल्कलाइन सोल्यूशन है, जो पूरी कहानी जो पूरी डेरिवेशन पर बात हुई है ना, घूम फिर कर यार सिर्फ इन्हीं चार शब्दों के लिए हुई है कि आपका जो क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड है वो बेसिक सोल्यूशन में पीएच पर डिपेंड नहीं होगी। देख रहे हैं कितनी बड़ी कहानी हमने करी सिर्फ और सिर्फ इस अंत के लिए। अंत क्या था कि आपको लिमिटेशन बतानी थी, जो कि हमने बता दी कि यार ऐसे ऐसे दिक्कत आएगी। आप थोड़ा थोड़ा मास इक्वेशन मास बैलेंसिंग वगैरह याद रखें, कुछ कुछ उल्टा सीधा भी चाहे तो कर देगा, और एट द एंड आप एक्सप्रेशन अगर लिख देंगे ये वाला और बता देंगे दो कंडीशन, ये तो मेरे हिसाब से बच्चे बच्चे को याद रहेगी। अगर आपको ये एक्सप्रेशन याद है तो वो आप प्यार से बना लेंगे, इतना तो लॉजिक डेवलप हो ही होगा। ठीक है, तो वही आपको करना है, तो कि आप एट द एंड चाहें तो ये एक्सप्रेशन याद रख लिए, सो दैट आप फिर यहाँ से H प्लस की दो अप्रोक्सीमेशन लगा दिए, बेसिक में बोल दिएगा कि भाई ये तो कम हो जाएगा, ये दोनों लोग बढ़ जाएंगे, इवेंचुअली आपका जो है वो सोल्यूशन इंडिपेंडेंट ऑफ पीएच बन जाएगा। बढ़ते हैं आगे। कैलोमोल इलेक्ट्रोड की बात करनी है, हाफ सेल रिएक्शन तो आप देख सकते हैं, कैलोमोल इलेक्ट्रोड जब एज अ कैथोड बनती है तो KCl का हमारे पास सोल्यूशन होता है G2Cl2, और वही आपका Hg आ गया, तो वही आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ये आपके कहीं ना कहीं इंसोल्यूबल सॉल्ट है, और ये आपका क्या है, प्योर मेटल आ गया लिक्विड। तो ये आपकी रिएक्शन थी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका प्रॉपर सेटअप था। Hg2Cl2 का बेस, यहाँ पर मर्करी पड़ा हुआ है, यहाँ पे KCl की पर्टिकुलर सोल्यूशन विद पर्टिकुलर नॉर्मेलिटी, एनोडिक रिएक्शन भी आपको दिखा दी गई थी। तो ये आपका क्या है, कैलोमल इलेक्ट्रोड है, दैट इज अगेन अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाफ सेल रिएक्शन लिख रखी है, इसके नर्वस इक्वेशन वगैरह सब कुछ लिखी रखी है, तो कोई जरूरत है ही नहीं। इसकी बात हमने कर ली। कौन से अलग यूज कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बोलिए, और एक आपको याद होगा SbO इलेक्ट्रोड भी हमने बात कर रखी थी, तो उसको भी आप लिख सकते हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड वही बता दिया यार आपको, वही जो हम किसी के लिए जो एज अ जिनका पोटेंशियल हमारे पास नोन होता है, वी यूज इट टू कैलकुलेट द अननोन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। ठीक बात बोली सर, बिल्कुल सही बोली। फिर क्या रिएक्शन लिखो आपका कैलोमल इलेक्ट्रोड, तो अभी अभी लिखे आप देख सकते हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड में क्या रिएक्शन होती है, कहाँ बोला इन्होंने, कैथोड पे तो नहीं बोला, नहीं नॉर्मल बोला, तो दोनों की लिख दूंगा मैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं चाहूंगा तो नर्स इक्वेशन भी लिख सकता हूँ, कैलोमल इलेक्ट्रोड पे शॉर्ट नोट आराम से लिख सकते हैं। हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोड वो निकालने कैसे, पीएच बात कर ली, कोई हाइड्रोजन से भी यदि जस्ट बात करी है अभी। देन यहाँ पर अगर बात करें टू एनी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, सो आई थिंक मुझे बताइएगा, आई थिंक कैलोमोल इलेक्ट्रोड इज बेसिकली अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज वेल एज आई थिंक ग्लास वाली भी। बाकी आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा, मतलब मैं भूल गया, मैं देख सकता हूँ बट अभी फिलहाल भूल गया, बट बताइएगा तो कि कौन सी होती है। तो अगर यहाँ पे हम बात करें, इसकी हमने बात कर ली, अब यहाँ पर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसफरेंस। तो सिंपल है यार, इसका करना क्या था सीन, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन सेल अगर विदाउट ट्रांसफरेंस की बात करें, सबसे पहले यहाँ पर सोल्ड ब्रिजिक कनेक्टेड होता है। हियर आई हैव एन इलेक्ट्रोड, हियर आई हैव एन अनदर इलेक्ट्रोड, ये यहाँ पर ज्वाइन होती है। ठीक है जी, नीचे एक सोल्यूशन होता है। ठीक है भाई, क्या बोल रहा था, हाँ। सो कॉन्सेंट्रेशन सेल होता क्या था, हमने बात करी थी यार, सेम इंसान की इलेक्ट्रोड होती है और सेम ही हमारे पास सोल्यूशन होता है। सेम इंसान की इलेक्ट्रोड, सेम सोल्यूशन, द डिफरेंस हियर इज आइदर एक्टिविटी बोल लीजिए या कॉन्सेंट्रेशन बोलिए। सो ड्यू टू द डिफरेंसेस इन द कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास एक ईएमएफ डेवलप होता है, हमारे पास एक ईएमएफ डेवलप होता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द कॉन्सेंट्रेशन। तो ये सेल हमारा कहलाता है कॉन्सेंट्रेशन सेल। तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने की वजह से जो सेल बनता है, दैट इज व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्सेंट्रेशन सेल। लॉजिक क्लियर हुआ सर, बिल्कुल हो गया। अब आप यहाँ पर कहानी देख सकते हैं हमने क्या करा था। मैंने सबसे पहले बात करी थी कैटायन के लिए, अगर सिर्फ और सिर्फ कैटायन वाली फॉर्म आ जाए तो AgAgNO3 की बात करी थी। ठीक है, एक Ag का रिडक्शन, एक की ऑक्सीडेशन होगी, बात करी थी सर, बिल्कुल करी थी। चाहे तो आप देख सकते हैं कैसे करा था, अभी अभी आई थिंक न्यूमेरिकल वाले में बात करी। दूसरा, विद रिस्पेक्ट टू एन आई, सो यहाँ पर हमने Ag की इलेक्ट्रोड तो ली, बट यहाँ हमने
HCl का सोल्यूशन ले लिया, तो यहाँ जो रिडक्शन वगैरह हो रही है वो आपकी हो तो Ag की ही रही है, बट डिफरेंस किस वजह से आ रहा है? बिकॉज ऑफ द एनायन, या सॉल्यूशन में मेजर प्रीडोमिनेटली एनायन मौजूद है, AgNO3 नहीं है क्योंकि HCl का है। तो एनायन की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो तब्दीली लाई है हमने, उसकी जो एक्टिविटी हमने बदली है, उसकी वजह से ये आपका सेल बना है या EMF डेवलप हो रहा है। सो वो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, कितने सिंपल तरीके से लिखा था। देन दोनों ही अगर हम ले लें, हम एनायन का भी बदल दें, कैटायन का भी बदल दें, तो क्या था, तब भी एक प्रॉपर हमारे पास बन रहा था, तो वहां पर उसका भी ये पर्टिकुलर फॉर्मूला था। सो सारी चीजें हम यहाँ पर देख सकते हैं। आप देख सकते हैं गैस लिखी है, फिर उसके बाद सोल्यूशन, फिर उसके बाद जो जो इलेक्ट्रोड हमारे पास सिल्वर की थी, देन सिल्वर का इलेक्ट्रोलाइट वहां पर बन रहा है। देन यहीं से हम शुरू कर देंगे, एंड तक जाएंगे, तो यहाँ पर हम दैट्स हाउ वी कैन सिंपली राइट। और फिर यहाँ हमने मीन आयनिक एक्टिविटी की भी अल्टीमेटली बात कर ली थी, जिसके बारे में लास्ट कुछ लेक्चर में बहुत ज्यादा बातचीत हमने कर ली। अब यहाँ बात करें तो रिएक्शन की, कैलोमोल इलेक्ट्रोड की देख ली, डायग्राम वगैरह ये सब हमने देख लिया। आई डोंट थिंक ऐसा कोई नीड है कैलोमोल इलेक्ट्रोड के लिए, ये डायग्राम वगैरह भी। सो ये थी कुछ थ्योरेटिकल सवाल अभी के लिए, काइंड ऑफ डेरिवेशन बेस्ड या स्पेसिफिकली सेल बेस्ड की इस इलेक्ट्रोड के बारे में बताइए, तो इंपॉर्टेंट रहेगा मेरे हिसाब से यार। एक ना एक इलेक्ट्रोड तो वो जरूर कुछ ना कुछ पूछेंगे एटलीस्ट, फॉर व्हेन इट कम्स टू द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो एक आध इलेक्ट्रोड और उसकी लिमिटेशन वगैरह पूछ सकते हैं, उसका एक्सप्रेशन, उसमें नर्स्ट इक्वेशन लगवा सकते हैं। पीएच वाला इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कि पीएच से रिलेटेड कुछ बातचीत करी जा सकती है। तो हाँ, थोड़ा ध्यान रखिएगा, थियोरिटिकल लेक्चर अगर आप देख रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए एटलीस्ट। सो बिफोर मूविंग आगे, एक चीज जस्ट याद आई मुझे, वन ऑफ और व्यूअर टोल्ड मी कि यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। दैट इज, यहाँ पर देखिए आप, एक बहुत प्यारी मिस्टेक हुई है कि ये -1 से 0 में जा रहा है, दैट इज आपका आयोडाइड। सो ये क्या हुई, मेरी रिडक्शन हुई, रिडक्शन ही होती है, नहीं सॉरी ऑक्सीडेशन है, क्या बोल रहा हूँ, बढ़ गया ऑक्सीडेशन नंबर। सो ये जो पर्टिकुलर पोटेंशियल होगा ये क्या होगा मेरा, ये मेरा क्या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा। बट हमें क्या चाहिए होता है, हमें SRP चाहिए होगी। तो अगर मुझे SRP निकालनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू प्लस दिस। आई होप सो आप भावनाओं को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर नेगेटिव मुझे करना चाहिए था। एंड देन अब यहाँ पर देखूंगा तो हाँ, डेफिनेटली यहाँ रिडक्शन, ये +2 से 0 में जा रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रही है, तो हाँ ये रिडक्शन है, ये SRP वैल्यू दे रखी है। अब हमें ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस एनोड करना था, ठीक है जी। सो कैथोड एनोड क्या थी सर, ये वाली थी हमारे पास एनोड, और कैथोड थी हमारे पास ये वाली। सो कैथोड का यहाँ पर जो मैंने नेगेटिव लिया है, इसको आप लोग प्लीज पॉजिटिव कर लीजिएगा, ठीक है। सो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, देन अकॉर्डिंगली यू विल गेट दी आंसर। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मैंने यार मतलब नेगेटिव से 0 आना इज ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एंड ऑक्सीडेशन नंबर इज ऑल अबाउट इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन नंबर, इज ऑल अबाउट की ऑक्सीडेशन हुई है। सो ये गलती थी, मिस्टेक कर दी, थैंक यू सो मच जिसने भी मुझे बताया था। ओके, सो यहाँ पर अब आते हैं, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डिराइव द एक्सप्रेशन हमें करना है फॉर डेल्टा जी एंड डेल्टा एच। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, बहुत बार कर रखी है, इसके आगे बढ़ इस पर आते हैं हम। सो ये थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है, जिसका लॉजिक क्लियर होगा वो इसको आराम से कर लेगा। सो यहाँ लिखा हुआ है ई नॉट MN पॉजिटिव से MN का पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है। ये इन्होंने कंडीशन दे रखी है इफ, देन इन्होंने बोला है कि आपको यही चीज एक्सप्लेन करनी है कि MN पॉजिटिव जो है, इट कैन बी रिड्यूस टू M बाय द हाइड्रोजन गैस, दिस इज व्हाट दीज गाइज आर से, ठीक है। लॉजिक समझ में आया? तो यहाँ पर ये कुछ बोल रहे हैं कि आपका जो हिसाब किताब है, द थिंग इज कि यहाँ पर MN पॉजिटिव, ये बैलेंस नहीं करा मैंने पहले बता दूं, तो यहाँ से भी हटा दूंगा ताकि बैलेंसिंग का हटा दूं, कि MN पॉजिटिव जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इन्होंने सबसे पहले बोला कि अगर ये चीज पॉजिटिव है, देन आप ये चीज बताइए कि ये रिड्यूस हो पाएगा हाइड्रोजन से या नहीं। इन्होंने ये हमें बता दी, या नहीं सॉरी कह रहा हूँ, ये रिड्यूस हो रहा है। इसी स्टेटमेंट को जस्टिफाई करिए। लॉजिक सबसे पहले सुनना, MN से MN पॉजिटिव का ई नॉट होना, उसका क्या मतलब है? क्या मैं बोल सकता हूं MN पॉजिटिव एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा एंड इट विल बिकमिंग दिस आदमी? क्या ये बात सबको समझ में आई? सर बिल्कुल आ गई। अगर इस रिएक्शन का ई नॉट पॉजिटिव है, तो कैन यू गाइस जस्ट टेल मी अबाउट द डेल्टा जी नॉट फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दैट इज गोइंग टू बी नेगेटिव। बिल्कुल से, अगर डेल्टा जी नॉट मेरा नेगेटिव तो मेरी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, तो भाई ये रिएक्शन तो पक्का होगी। पहले हम स्पॉन्टेनिटी एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, ये चीज समझ में आई? ठीक है सर, आ गई। तो ये रिएक्शन होगी, अगर हम ई नॉट पॉजिटिव है तो वो रिएक्शन होनी है। अब यहाँ हाइड्रोजन को क्यों घुसाया गया बीच में, तो आइए उसको देखते हैं। सो अगर मैं यहाँ पर बात करूं, ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, क्या उस पर्टिकुलर पूरी रिएक्शन को मैं बोल सकता हूँ कि ये यहाँ पर रिडक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन, तो इस पूरी रिएक्शन का एक ई सेल बना गया होगा, जिसको मैं बोलूंगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। बोल सकता हूँ सर? बिल्कुल बोल सकता हूँ। अगर ये MN पॉजिटिव से M खाली बन रहा है, तो इसकी क्या हो रही है सर? इसकी हो रही है रिडक्शन,
तो ये मेरी कैथोड बनेगी, हाइड्रोजन मेरी एनोड बनेगी। अगर मैं ई नॉट सेल की बात करूं तो वो कैथोड माइनस एनोड होगा। तो ई नॉट कैथोड का क्या ये पॉजिटिव है या नहीं, बस मुझे इतना बता दीजिए। सर पॉजिटिव है, प्लस एक्स लिख रहा हूं, पॉजिटिव वैल्यू है, ठीक। माइनस, क्या मुझे कोई ई नॉट ऑफ एनोड बता सकता है? सर ई नॉट ऑफ एनोड बिल्कुल बताया जा सकता है कि वो आपका होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ली गई है, उसका ई नॉट हम कंसिडर करके चलते हैं 0, खत्म। तो ई सेल आपका क्या मैं बोल सकता हूं, दैट इज सिंपली इक्वल टू द ई नॉट ऑफ एम एन पॉजिटिव से एम एन के इक्वल, दैट इज अगेन अ पॉजिटिव एंटिटी। तो अगर हमारा ई सेल पॉजिटिव आ गया तो हमारा जो है वो सेल वर्क करेगा। और ये भी बोल सकते हैं कि हमारी रिएक्शन इज गोइंग टू बी स्पॉन्टेनियस। सो दैट्स हाउ यू हैव टू एक्सप्लेन। आई होप सो समझ में आया होगा, कोई इसमें डाउट नहीं होगा, कोई भी इलॉजिकल बात नहीं लगी होगी, सारी की सारी एकदम लॉजिक लगा होगा। देन हियर हैव अ लुक। सो यहाँ पर अगर मैं देखूं, हाउ डज अ सॉल्ट ब्रिज इन गैल्वेनिक सेल प्रिवेंट द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। देन ये शॉर्ट नोट वाली बात तो हमने कर रखी है, इसके बारे में नहीं बता रहा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर होता क्या है, सबसे पहले लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल तो हमने देख ही रखा था कि जब हम एक ही सोल्यूशन में वो ले लेते हैं अपना, एक ही बीकर में डिफरेंट सोल्यूशन ले लेते हैं, उनको बस सेपरेट कर लेते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, तो आपका जो है वो ट्रांसपोर्ट नंबर की वजह से ड्यू टू आयनिक मोबिलिटी एनायन कैटायन इधर उधर घूमते रहते हैं, जिसकी वजह से ड्यू टू द डिफरेंस इन देयर आयनिक स्पीड हमें एक पोटेंशियल डेवलप होता हुआ नजर आता है। अब सॉल्ट ब्रिज क्या करता है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो हम दो अलग अलग बीकर में यहाँ पे सोल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। ये हमने दो अलग अलग बीकर में सोल्यूशन लिया। तो सबसे पहले वो जो ये एक इधर से इधर आयन आने वाला जो हिसाब किताब था, उसको हम थोड़े हद तक एलिमिनेट कर देते हैं, बट हम यहाँ पर एक लगाते हैं सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। अब यार होता क्या, ध्यान से समझना। मान रहा हूं मैं यहाँ Zn2+ का सोल्यूशन था, ये जिंक था। सिमिलरली यहाँ पर भी चलो सेम ले लो अभी के लिए, ठीक है। सो अगर यहाँ पर मैं बात करूं ये एनोड है, तो क्या ये जिंक टूट कर Zn2+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा? सर बिल्कुल। तो Zn अगर ये एनोड है तो Zn ऑक्सीडाइज होगा, सोल्यूशन में आएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देगा। सिमिलरली अगर ये कैथोड है तो क्या ये Zn2+ दो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Zn बनेगा या नहीं बनेगा? सर बिल्कुल बनेगा। सो होता क्या है यार, यहाँ पर जो हमारा Zn2+ है, ऑलरेडी क्या सल्फेट माइनस प्रेजेंट है बीकर में, हाँ। तो इनिशियली जब कुछ भी हमारा रिएक्शन नहीं होती, दोनों ही केसेस में, यहाँ पर भी, तो ये दोनों बराबर मात्रा में थे। अगर ये बराबर मात्रा में थे तो मेरा सोल्यूशन न्यूट्रल कहलाएगा। अगर मेरा Zn2 पॉजिटिव कम होने लगा तो कैन यू गाइस टेल मी कि नेट चार्ज ऑन द सोल्यूशन क्या हो जाएगा? सर अगर ऐसा हुआ तो आपका नेट चार्ज नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर यहां बात करूं, अगर यहाँ जो Zn2 पॉजिटिव है वो बढ़ रहा है और SO4 नेगेटिव इज कांस्टेंट, तो नेट चार्ज इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। तो ये सोल्यूशन पॉजिटिव, ये सोल्यूशन नेगेटिव, तो काइंड ऑफ यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के चांस है। तो सॉल्ट ब्रिज में हम करते क्या है, हम सॉल्ट ब्रिज में हमारे डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, जैसे कि KCl, जैसे कि KNO3। एंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो ट्रांसपोर्ट नंबर होता है कैटायन का, वो लगभग बराबर होता है इस केस में ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ एनायन के। तो आप बोल सकते हैं अच्छा सर आप मतलब 0.5 बोल रहे हैं। आप बिल्कुल बेटा, अप्रोक्सीमेटली 0.5 होता है। तो होता क्या है, जैसे ही यहाँ Zn2+ की मात्रा बढ़नी शुरू हुई, वैसे ही पॉजिटिव चार्ज बढ़ना शुरू होगा, वैसे ही जो भी एनायन है वो यहाँ मूव करके आने लगेगा, सो दैट इट कैन मेंटेन द न्यूट्रलिटी और मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। एंड वो जो हमारा ट्रांसफर होगा एनायन का यहाँ पर और कैटायन का यहाँ पर, उसमें उनकी जो आयनिक मोबिलिटी है उसमें कोई खास डिफरेंस नहीं होगा। तो लगभग लगभग सेम ही टाइम पर वो पहुंच जाएंगे। तो जैसे ही यहाँ पर दिखेगा कि पॉजिटिव बढ़ रहा है, वैसे ही एनायन तुरंत पहुंच जाएगा, वैसे ही कैटायन तुरंत पहुंच जाएगा। तो आपकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन हो जाएगी। क्या है चीज समझ में? और फिर आपका ऐसा सच कोई पोटेंशियल भी डेवलप नहीं होगा। तो सबसे पहले तो हम इनको पहले सेपरेट ही कर देते हैं, देन हम सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं सो दैट ये प्रॉपर हिसाब किताब हो पाए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो आयंस आपके जो है वो माइग्रेट करते हैं, इससे क्या होता है, कोई भी एक्सेस एक्यूमुलेशन नहीं होता। तो इस वर्ड को जरूर लिख के आइएगा, नो एक्सेस एक्यूमुलेशन ऑफ आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। तो ये कुछ है जो आप लिख सकते हैं। सो एनायन आपका जो है वो कैथोड की तरफ मूव कर रहा है, एनायन सॉरी उल्टा बोल दिया, एनायन आपका एनोड की तरफ मूव कर रहा है, जैसे कि यहाँ देख सकता हूँ मैं, हाँ ये एनायन था ना, यहाँ आ रहा है, एनोड पर आ रहा है। और कैटायन आपका कैथोड पर की तरफ मूव कर रहा है। किसमें? सॉल्ट ब्रिज वाले की बात कर रहा हूँ मैं भी, सॉल्ट ब्रिज वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ये एक्सप्लेन करिएगा, बाकी फुल नंबर मिल जाएंगे। यही वो चीज है जो पूछना चाह रहे हैं। ये इसकी शॉर्ट नोट्स की तो बात कर ली। तो अभी यहाँ क्या बात करिए, ये तो बात करिए इन कंसंट्रेशन से। अच्छा तो कैसे हम एलिमिनेट करेंगे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को, तो अभी अभी जस्ट बात करी, बाय द हेल्प ऑफ सॉल्ट ब्रिज। फिर वही कहानी
जो मैंने पीछे लिखी थी उसी कहानी को आप यहाँ बता दिएगा कि सॉल्ट ब्रिज में होता क्या, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी होती है, दो अलग अलग कंटेनर्स एंड ऑल में ले लेते हैं एंड सो ऑन। तो आयनिक मोबिलिटी हमारी ट्रांसपोर्ट नंबर बेसिकली लगभग लगभग बराबर होता है। देन आप बढ़िया तरीके से ये डायग्राम बना के समझा दिएगा, मेरे हिसाब से मजा आ जाएगा एग्जामिनर को। अगर आपने ऐसा डायग्राम बना दिया ना, यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिया, थोड़ा बहुत एरो में लिख दीजिए तो मजा आ जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट थिंग इज कि आपका वोल्ट मीटर हम क्यों यूज नहीं करते जनरली फॉर डिटरमाइनिंग द ईएमएफ ऑफ द सेल। तो यार सबसे पहले अगर आप क्लास 12th में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ के आए होंगे तो एक चीज आपको पता होगी कि वोल्ट मीटर की अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। अगर इसकी कुछ रेजिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं ये करंट ड्रॉ करेगा, करंट लेने लगेगा, इसको बेसिकली करंट चाहिए, देन ओनली ये कहीं ना कहीं आंसर हमें देगा। भले ये रेजिस्टेंस हाई होती है, अग्रीड, बट ये जो करंट स्मॉल अमाउंट में ड्रॉ करता है तो कुछ ना कुछ जो करंट हमारा इस प्रकार पूरा का पूरा हम चाहते थे कि ये यहां से पास हो के इधर ही जाए, अब ये थोड़ा करंट ले लेगा। तो प्रॉपर हम अगर बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो में ये कहीं ना कहीं हिंड्रेंस ला रहा है बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की वजह से कहीं ना कहीं ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है। सो यहाँ पर एक तो सबसे पहले कुछ अमाउंट ऑफ करंट ड्रॉ कर लेता है, ठीक है, और वैसे भी हम इसको पैरेलल में लगाते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। देन होता क्या है, अगर ध्यान से देखिए, अगर इसमें करंट फ्लो होने लगा सो लॉजिकली हमारे अकॉर्डिंग ये था कि इलेक्ट्रॉन सीधा यहाँ जाए, बस हमारा ये पूरा का पूरा एक सर्किट बने और हमारा सेल जो है वो रिवर्सिबल बन जाए। इंपॉर्टेंट थिंग कि हमारी इक्वेशन जो हो वो आपकी इक्विलिब्रियम में हो। बट अगर यहाँ पे इसने करंट ड्रॉ करना शुरू कर दिया तो हमारा जो है आपकी जो मैं बोलूंगा करंट अगर इसमें फ्लो होने लगा तो आपका जो सेल है दैट वुड बी नो लॉन्गर इन इक्विलिब्रियम। इंपॉर्टेंट है, तो सेल हमारा जो है वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ठीक है जी। सो देन यहाँ पर बोल सकते हैं रेजिस्टेंस, तो इसको आप इंटरनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं कि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको लिख देंगे तो आई थिंक काम हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर हमने क्या बोला है, अच्छा वोल्ट मीटर नहीं करते। सो और एक चीज की यहाँ पर क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस की वजह से आपको पता है इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कुछ ये एग्जैक्ट वैल्यू वो हमारी मेजर नहीं कर सकता। ये वही चीज है सारे आपको लिखे हैं जो 12th क्लास में आप पढ़िए। अगर आपकी फिजिक्स मुझसे बेटर होगी तो आप मुझसे बेहतर आंसर बता सकते हैं और मुझे भी टेलीग्राम पर बताइएगा और क्या बेहतर तरीके से इसको लिखा जा सकता है। हम इतने आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे जैसे पोटेंशियोमेट्रिक टाइटरेशन हैं उनके हमें एडवांटेजेस बताने हैं ओवर वॉल्यूमेट्रिक। तो एक तो मैं यार लॉजिकल आपको बता सकता हूँ, आप मुझे बताओ जब आप वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन कर रहे थे तो कितनी मेहनत लगती है कि बस एक ड्रॉप आनी चाहिए, एक एक। अब जैसे एक ड्रॉप आई कलर चेंज हो गया, मजा आ गया। अगर आपने दो ड्रॉप गलती से कर दी तो कलर डार्क हो जाता, कितना परेशान होते थे आप, याद करिए बचपन में। तो कौन कौन ऐसा था जो मतलब सेमेस्टर वन में बहुत ज्यादा इसी के लिए परेशान रहता था कि यार ये तो बिल्कुल परफेक्ट प्लान है, एकदम परफेक्ट कलर चेंज होना चाहिए। कौन कौन ऐसा था जिसने बिना मैनिपुलेशन जो ये कहता था कि अगर पिछली रीडिंग 7.8 आई है तो अब भी 7.8 ही आनी चाहिए, मैम ने बोला है, क्योंकि हमारी क्या बोलते थे इसको, मतलब मैं वर्ड भी भूल गया यार, कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग होती है, हाँ कॉन्कॉर्डेंट वर्ड्स है ना, आई होप सही बोल रहा हूँ। कॉन्कॉर्डेंट रीडिंग हमें रिपोर्ट करनी होती है, जो 3 कंसेक्यूटिव आए और एकदम इक्वल सेम आए वो हमें रिपोर्ट करनी होती है। अगर 7.9 आएगी तो वो गलत होगा। कौन कौन से थे वो मासूम बच्चे, जरा मुझे बताना सेमेस्टर 1 और 2 में। मतलब होते हैं कुछ ऐसे, मतलब मैंने देखा बड़ी शिद्दत से वो कोशिश कर रहे थे। हमें क्या, हमारा ये हो गया था, मतलब हम इस लेवल तक आ गए थे सेमेस्टर 1 में कि पहली आ गई 7.7 कुछ, फिर हम दूसरी देखते थे, क्या हम बोलते थे कि पहली में तो थोड़ा बहुत चलो हो सकता है एरर आ गया होगा, दूसरी देखते थे। अब तीसरी जिसके भी इसके इसमें से बराबर आ गई, या तो 7.65 कुछ आ गई या 7.85 कुछ आ गई, हम इसी को तीनों मार दिया करते थे, ये लिख दिया करते थे। तो ऐसा करते थे हम तो, मतलब बाकी आप भी ऐसे ही, मतलब खैर कोई आई होप कोई टीचर ना दिख रहा हो ना, मुझे बहुत मारेंगे वैसे टीचर, मतलब इतनी यार ह्यूमन में इतनी परफेक्शन नहीं हो सकती। लॉजिकली सोचो, मतलब ह्यूमन हैंड कितना परफेक्ट आप कर सकते हो, एआई थोड़ी हो आप लोग, रोबोट हो। नहीं यार रोबोट नहीं है। अब खुद ही देखो सर्जरीज वगैरह जो रोबोटिक सर्जरीज हो रही है वो क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ द ह्यूमन हैंड में भाई अगर हल्का सा भी स्टिचिंग या कट करना होता है ह्यूमन बॉडी को, सो ह्यूमन हैंड है, हल्का सा ज्यादा भी हो सकता है, एकदम एक्यूरेट अगर मैं कहूँ 5 सेंटीमीटर का कट कहीं पर स्पेसिफिक जगह पर करना है सो दैट वहां से वो डॉक्टर्स ऑपरेट कर पाए। अब ह्यूमन हैंड से करना ठीक है, बहुत परफेक्शन होगी तो हो जाएगा, बट रोबोट से अगर हम क्या करेंगे उसमें कोडिंग वोडिंग हुई होगी तो उसमें प्रॉपर होगा। हाँ ऑब्वियसली मैं ये नहीं कह रहा कि एआई की बहुत वो बोल रहा हूँ, बड़ाई नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि भाई हम ह्यूमन से हम मिस्टेक कर सकते हैं। तो इसलिए यार आप लोग कौन से 4 सेमेस्टर वाले हो ना, तो आप लोग मतलब अपने जूनियर्स को बताना कि ज्यादा लोग परेशान ना करें। मतलब लैब में तो बहुत ही ज्यादा परेशानी थी और मुझे तो मतलब सच में हो रही थी काफी ज्यादा। फिर मुझे मतलब किसी ने बोला था कि आप मैनिपुलेट करो, आई थिंक सीनियर ने किसी ने बोला था कि थोड़ा बहुत रीडिंग्स देख लिया करो। फिर उसके बाद से तो मतलब अपनी क्या, बल्कि मैं तो दूसरे की भी रीडिंग लिख देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, मतलब कि भाई आपकी रीडिंग क्या है, ये चलो ये लिखो, मतलब खैर ये कर दो।
ये बाकी सीखना तो आना ही चाहिए, मतलब आना चाहिए, ऐसा ना कंसेप्ट वगैरह उसका पता होना चाहिए क्या हो रहा है। ऐसा नहीं कि बस आप जा रहे हो लैब में बराबर वाले का देख रहे हो और घर जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना। कैलकुलेशन वगैरह सारे वो सारी चीजें आती थी भाई मुझे, देखो ऐसा नहीं बोल रहा मैं क्या सिर्फ मैं कॉपी पेस्ट कर रहा था, नहीं करता भी था, मतलब हम करते भी थे, मजे भी लेते थे, बट ये इंजॉय योर लैब्स, यही मैं बोलूंगा। अब 3 साल के बाद तो मजा तो आता है, थकान भी होती है, बट मजा आता है, हंसी मजाक ज्यादा करते रहना चाहिए। अब थ्योरी क्लास में जो आप नहीं कर सकते, जो लोग जाते होंगे रेगुलर कॉलेज, वो थ्योरी क्लास में हंसी मजाक नहीं कर सकते, टीचर्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं, वह लैब में आप आराम से हंसी मजाक करके कर सकते हो। हाँ डांट वाट पड़ जाए तो बात अलग है, थोड़ी बहुत डांट भी खानी चाहिए, अच्छी बात है यार एकदम। जिंदगी में जो है ना, हमें तैयार रहना चाहिए हर चीज के लिए, कि आगे जिंदगी बहुत हार्श होगी लॉजिकली, बिकॉज वर्ल्ड है, हमें अलग अलग चैलेंजेस का सामना करना ही पड़ेगा। तो ये छोटे मोटे चैलेंज हैं, डांट वाट पड़ना, तो ये आपको थोड़ा सा स्ट्रेंथ देते हैं। तो बहरहाल आते हैं अपनी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की तरफ। तो क्या बता रहा था मैं, हाँ टाइट्रेशन पर बात चल रही थी कि टाइट्रेशन में यार इतनी एक्यूरेसी लाना मुश्किल काम है, वेयर एज क्योंकि हम अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रॉपरली एक इंस्ट्रूमेंट में करते हैं, वो हमें ई सेल की वैल्यू बताता रहता है, हम ई सेल की वैल्यू लिखते रहते हैं। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर इंस्ट्रूमेंट हमारा बेहतर है, हमारे कॉलेज ने पैसे ज्यादा लगाए हैं, सो देयर इज अ ह्यूज प्रोबेबिलिटी कि वो जो ग्राफ हमारा जा रहा होता है कुछ इस तरीके से, अचानक से जो चेंज आता है, तो वो चेंज हमारे पास क्वांटिफाई हुआ होता है इन ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट। तो वो जो क्वांटिफिकेशन होती है ड्यू टू इंस्ट्रूमेंट, वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में समझाना चाहूँ कि क्यों मैं इसको बेहतर मानूंगा, और आप लोग भी समझ पा रहे होंगे इसको, अगर आपका वायो अगर में सवाल पूछा गया होगा, तो हो गए होंगे खैर वायो ऑलमोस्ट, तो आप इसी तरह से लॉजिकल वे में बोलेंगे कि यार ह्यूमन हैंड वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने क्या बोला है, इट्स अ मोर वर्सटाइल मेथड, बिल्कुल हाँ मानते हैं। प्रैक्टिकली एवरी एनालिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक और उसमें होता है, ठीक है। अच्छा केएल कपूर साहब से लिया हुआ है। सो यहाँ एक इंपॉर्टेंट जो हमारे पास एक और प्रॉब्लम जो रहती है, जैसे आपको याद होगा वीक एसिड, जब हम वीक बेस लेते थे, तो उसमें कौन सा इंडिकेटर लेना है, इसमें दिक्कत आई थी। आई होप आपको पिछले सेमेस्टर का याद होगा, वहां पर बात करती है कि वीक एसिड या वीक बेस में हम फिनोफ्थलीन नहीं ले सकते, सॉरी मिथाइल ऑरेंज टाइप का, एंड आई थिंक एक का फिनोफ्थलीन था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उस केस में नहीं ले सकते क्योंकि वो खुद ही वीक एसिड और वीक बेस होता है इंडिकेटर, तो वो अलग दिक्कत है। इंडिकेटर खुद एक वीक एसिड या वीक बेस होता है, तो भाई वहां पर अलग दिक्कत क्रिएट हो जाती है। तो हमारा एंड पॉइंट जो बताया था ना मैंने, कि आपका जो एंड पॉइंट होता है, इंपॉर्टेंट सवाल था शायद, आने को भी बोला था मैंने पेपर में, पता नहीं आता है नहीं आता, तो खैर भूल गया, बट बोला था कि मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो वो आपको आई होप याद हो। तो वीक एसिड और वीक बेस में अलग दिक्कत कि इंडिकेटर डालो। यहाँ पर पोटेंशियोमेट्री में दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पोटेंशियल बदलता हुआ नजर आ जाएगा आंखों से ही। तो वो है आपकी कोई ऐसे प्रॉब्लम की बात नहीं, ठीक है जी। तो यही था यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वीक एसिड और वीक बेस में तो कोई भी दिक्कत आती ही नहीं, हमें इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ती। तो इंडिकेटर का ना यूज होना भी इज ऑल्सो द एडवांटेज इन दिस। तो इंडिकेटर क्योंकि खुद एसिड बेस होता है भाई, उसको एक ड्रॉप देते हैं हम, तब जाके इंडिकेटर कलर दिखाता है अपना, तब जाके इंडिकेटर अपना जनरली, अगर एसिड वीक एसिड होता है एच प्लस यूज करता है, वीक बेस होता है तो आपका जो है वो कुछ और कर रहा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर था जितना दैट आई जस्ट नीड टू डिस्कस, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही रहना चाहिए हमारे इसमें। अब अंडरलाइंग इसके प्रिंसिपल की बात करें तो ये सिंपली आपकी नर्व्स इक्वेशन होती है, अकॉर्डिंग टू विच द पोटेंशियल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन द एक्टिविटी। सिंपल सा, जो जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, जो रिड्यूस हो रहे हैं, जो एसिड बेस में कन्वर्जन हो रहा है, सिंपल उस पर होता है। तो ड्यूरिंग टाइट्रेशन अगर रेडॉक्स की बात करें, तो इनकी जो है वो एक्टिविटीज वो वेरी करती हैं विद दैट ऑफ पोटेंशियल। लॉजिक आप देख सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अगर वेरी कर रही है, तो नर्स्ट इक्वेशन के द्वारा हम हमारा ई सेल की वैल्यू वेरी करेंगे, तो उसी पर ये पूरा का पूरा बेस्ड होता है। द वेरिएशन इन पोटेंशियल इज ग्रेजुअल होता है स्टार्टिंग में, बट बिकम फास्टर जैसे जैसे इक्विवेलेंट पॉइंट आता है। द वेरिएशन का मैक्सिमम होता है एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, एंड देन लेसर एंड लेसर बियॉन्ड द इक्विवेलेंट पॉइंट। तो एक ही पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको नजर आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमने बात करी थी कि अगर हम जनरली देखें हमारा जो स्टैंडर्ड, आई थिंक स्टैंडर्ड कैलकुलेटर इलेक्ट्रोड है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ऐसी क्यों लिखा हुआ है शायद। तो अगर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करें, उसका यहाँ पर कुछ ईएमएफ आ जाता है, ठीक है। देन हमारे पास जो दूसरी होती है वो हमारे पास स्टैंडर्ड एससीई होती है। देन यहाँ पर हमने देखा था कि जैसे जैसे हम पीएच में चेंज आएगा, जैसे जैसे पीएच में बेसिकली हम अगर एनएच और उसकी टाइट्रेशन करते हैं, जैसे जैसे पीएच में चेंज आएगा, वैसे वैसे ई सेल में तब्दीली आएगी, वैसे वैसे आपको कुछ इस प्रकार की चीजें नजर आएंगी। आई होप सो आप लॉजिक समझ पा रहे होंगे कैसे करना था। फिर हमने यहाँ पे सबसे पहले ईएमएफ और एनओएच का ग्राफ बनाया था कि भाई हमारे पास एचसीएल था, हम एनओएच डालते गए डालते गए डालते गए, स्टार्टिंग में हल्के 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 बड़ा ईएमएफ, फिर अचानक से एकदम बूम कर गया, एंड देन अगेन आपकी जो है वो कांस्टेंट लाइन आती है। फिर हम बोलते हैं कि क्योंकि आपको अगर एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन चाहिए, तो भाई डेरिवेटिव का बनाओ। तो ये बड़ी मेहनत, ये तो आपने मुझसे ज्यादा करी होगी, मतलब मुझे तो सबसे बुरी चीज लगती है यार ये। वैसे खैर मैंने ग्राफ एकदम कॉपी पेस्ट ही करता अपने टाइम पे, तो किसी की भी मांग के कर लिया करता था। टीचर भी हमारे ऐसे थे जिनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, ध्यान नहीं देते थे फिजिकल वाले से, तो इसलिए मैंने मतलब कर दिया था, उनको भी कोई खास आता नहीं था, तो हम भी क्यों मतलब खास। वैसे ये है कि यार टीचर पे बहुत डिपेंड करता है। अगर लैब के टीचर अगर अच्छे होने लगे ना, सो लिटरली मतलब बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। मुझे याद है सेमेस्टर
वन टू में हमारे ऑर्गेनिक वाले जो टीचर्स लोग थे, मेल सर एकदम बढ़िया यार, वो कर हमें लगता था कि उन्हें हमें सिखाने की चाह है, बिल्कुल चाहते थे कि हम सीखें, हमें करके दिखाते थे वो। बट फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो उन्होंने सोचा होगा बड़े हो गए अब खुद करना चाहिए। बट ये यार मतलब जैसे लैब में थ्योरी बताते हैं, थोड़ा थोड़ा आप लोगों को नहीं लगता कि टीचर्स को भी थोड़ा प्रैक्टिकल और होना चाहिए, थोड़ा सा बताना चाहिए कैसे हैंडल करना है, एक आध इलस्ट्रेशन वगैरह कर दें तो थोड़ा यार ज्यादा मतलब हो सकता है इंटरेस्ट आने लगे बच्चों को। अच्छा फिर ये भी होता होगा टीचर्स को, मैं बताऊँ जरूर, कि अगर टीचर्स अगर इलस्ट्रेशन करने लगे ना बैठ के, उनसे कोई गलती हो गई, उनसे कुछ गलत हो गया तो हम बोलेंगे यार आपकी बेइज्जती हो गई है ना, हम भी मतलब पूरे लोग हैं, हम भी बोलेंगे क्या है टीचर से नहीं हो तो हम मतलब हम क्या ही करेंगे अगर उनसे भी कुछ गलती हो गई, तो शायद ये भी उनका भी होता होगा। बट ये यार मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा बहुत टीचर्स को और प्रैक्टिकल है तो थोड़ा प्रैक्टिकल वे में ही कराना चाहिए। क्या राय है आपकी, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग अगर केमिस्ट्री को बनाना है, दिस इज व्हाट आई जस्ट बिलीव, कुछ इंटरेस्टिंग अगर बनाना है तो थोड़ा हाँ यार उस टाइप से करवाएं, तो सबको कोई खास दिक्कत भी ना हो, थोड़ा सा डिस्कशन करते रहें। जनरली अगर सिखाना ही है तो थोड़ा राउंड, वैसे कुछ कुछ टीचर्स हैं देखता हूँ जो राउंड मारते हैं, सब कुछ ऑब्जर्व करते हैं कैसे बच्चे कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको सिखाएं, उनसे कॉन्वर्जेशन करें, वरना जनरली टीचर्स लैब में बैठ के बातें बातें करने लग जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। तो अगर सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो हाँ गलत है। और अगर मजे एज अ स्टूडेंट बात करो तो नहीं यार, मजा उसी में आता है, उल्टी सीधी कुछ भी कर लो, एक आध बंदा कर लो, कॉपी कर लो, अगर मैं मजे की फॉर्म में बात करूँ। बट सीखने की बात करूँ तो यार थोड़ा सा बेटर वे में सिखा सकते हैं, जो लोग केमिस्ट्री आगे परस्यू करना चाहते होंगे, जिनको करना ही होगा कि नहीं यार केमिस्ट्री में करना है, उनके लिए यार थोड़ा सा नेगेटिव है। अगर केमिस्ट्री ऑनर्स लिया है तो केमिस्ट्री तो अच्छे से सीख ही ले लॉजिकली। पर खैर आपका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी अपनी राय, बढ़ते हैं आगे। बात कर लिया गेन यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने बात करी कि पोटेंशियोमीटर हम क्यों यूज करते हैं, वोल्ट मीटर तो मैंने ये बता दिया आपको, वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं करते, मैंने आपको ये बता दिया ना वोल्ट मीटर क्यों यूज नहीं करते, इसीलिए पोटेंशियोमीटर यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करूँ, शायद वो ऐसा होता था ना जिसमें हमारे पास एक जॉकी होती थी, और वहां पर हम यहाँ पर इतनी लेंथ पर लगते थे L1/L2 कुछ करके आपका E1/E2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग के बराबर फॉर्मूला आपका, मुझे नहीं याद, ये मैंने सही लिखा है नहीं, बट L1/L2 करके होता था। सो वहां पर हम करते क्या थे, उसकी कोई एज सच रेजिस्टेंस नहीं होती थी, तो जो जो भी आपकी दिक्कतें आ रही थी वोल्ट मीटर में, वो सारी दिक्कतें इससे हम निकाल देते हैं, क्योंकि ये इसमें कोई एज सच रेजिस्टेंस नहीं होती है, ये कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करता। तो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू नो करंट ड्रॉ, नो रेजिस्टेंस से बेटर है नो इंटरनल रेजिस्टेंस आई वुड से, कोई करंट ड्रॉ नहीं करता। सो आपका जो है वो एक्सैक्ट ईएमएफ ये निकालने में मदद कर सकते हैं। सो आई थिंक ये रीजन सही रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की बात तो ठीक है कर ली, एलिमिनेटिंग पोटेंशियल बता दिया, उसको डिटेल में कर लिया, ये वाला भी डिस्कस कर रखा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोड वाली बातें, कॉन्सेंट्रेशन सेल ट्रांसफरेंस ये करा था, चलो देख लेते हैं इसको। सो आइए इसको क्विकली समराइज करता हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन आ भी सकती है, और अगर ट्रांसफरेंस की आ गई तो आपको विदाउट ट्रांसफरेंस वाली तो आती होगी, देन आप लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, एक ही बड़ा सा दो बीकर को कनेक्ट किया, एक बड़े कंपार्टमेंट में हमने रखा, सॉरी ये तो हमारी इलेक्ट्रोड्स हैं, ये आपकी इलेक्ट्रोड्स हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, ये नीचे दो सोल्यूशन लेके, एक HCl का दूसरा भी HCl का, दोनों की एक्टिविटी दूसरी है, ये आपकी प्लाटिनम की मैंने इलेक्ट्रोड ली, ठीक है। फिर होता क्या है, वही सेम चीज जो हम SHE में करते हैं, आपकी हाइड्रोजन एक तरफ से एंटर कराते हैं, सो दैट वो H+ जो है वो ऑक्सीडाइज जहां पर होना होगा, एनोड पर हमारे पास एंट्री होती है। तो अगर मैं इसको एनोड मान रहा हूँ तो यहाँ से हम H2 को इंसर्ट करते हैं, सो दैट यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाए, H+ लूज हो जाए, एंड देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस साइड चले जाए, एंड देन इवेंचुअली यहाँ से H+ एक्यूमुलेट होने शुरू हो जाए, करते हैं ना ये चीज, तो सेम चीज है। सो यहाँ सबसे पहले इसका सेटअप देख लीजिए। सबसे पहले प्लेटिनम जिस चीज की इलेक्ट्रोड, क्योंकि गैस आयन इलेक्ट्रोड है, तो देन आई विल राइट अबाउट द गैस, देन आई विल राइट अबाउट द आयन, ठीक है, जो भी गैस के में आयन हो रहा है, ठीक है, HCl है, फिर अगेन HCl, देन दिस। तो इनिशियली नॉर्मल अगर बात करें, अगर हम विदाउट ट्रांसफरेंस देखते हैं तो होता क्या था, सिंपल सा यार, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन, एक्टिविटीज की फॉर्म में लिख दिया, किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। यहाँ पर H+ जा रहा है, यहाँ से H+ वो आ रहा है, तो एनोड और कैथोड की रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं। बट बिकॉज यहाँ हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक ले रखी है सेपरेशन के लिए, ये वाली एनोड है, ये वाली कैथोड है, तो एनोड पर एनायन अट्रैक्ट होगा, कैथोड पर कैटायन अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ के जो H+ है ये इसके पास इस साइड आने लगेंगे, यहाँ के जो Cl- है वो आपके इस साइड आने लगेंगे, यहाँ के H+ यहाँ आने लगे, यहाँ के Cl- यहाँ आने लगे, जिसकी वजह से होता क्या है, आपकी एक नेट मूवमेंट होने लगती है, Cl- की भी एज वेल एज H+ की भी। सो होता क्या है यहाँ पर, अगर देखूं, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ कैटायन इनटू H+ विल गिव अगेन द सेम थिंग, बट एक्टिविटी, क्योंकि ये आयन
जो आपका A1 वाला है वो A2 वाले में जा रहा है या नहीं जा रहा? बिल्कुल सर। और ये जो A2 वाला क्लोराइड है, क्या ये A1 वाले सोल्यूशन में नहीं जा रहा? बिल्कुल सर जा रहा है। तो आपकी इसकी कॉन्सेंट्रेशन में यहाँ पर हम वेरिएशन करके लिख देते हैं। तो बस ये चीज आपको याद रखनी है, दो लफ्जों में लिख दीजिएगा, आराम से काम तमाम हो जाएगा। फिर आप नेट रिएक्शन को ऐड करके ये फॉर्मूला, बेसिक मैथ्स बचपन वाली। तो सबसे पहले याद क्या रखना है, एक बार आंखें बंद करिए और सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ ना, आंखें बंद करके सुनिए, फिर पॉज करके एक बार बोलिएगा, सो दैट आपको डेरिवेशन याद हो। बेसिक एनोड की, बेसिक कैथोड की हमने, मैं भी आंखें बंद करके बोल रहा हूँ कि हमने रिएक्शन लिख ली, ठीक है, H2 वाली जो है, H प्लस वाली ना, इलेक्ट्रॉन वाली, ठीक है। देन H प्लस इधर एक, इधर दूसरे कंपार्टमेंट जा रहा होगा, Cl नेगेटिव दूसरे कंपार्टमेंट में जा रहा होगा। तो जो बेसिकली H प्लस है वो हमारा एनोडिक वाले में जा रहा होगा, क्योंकि नहीं उल्टा बोल दिया, कैटायन H प्लस, तो वो कैथोडिक वाले में जा रहा होगा। Cl नेगेटिव एनोडिक वाले की तरफ जा रहा होगा, ठीक है। सो इसकी वजह से एक पोटेंशियल जनरेट होगा, जिसको मैं लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोल देता हूँ, बिकॉज H प्लस जिस स्पीड से आ रहा है, Cl नेगेटिव जिस स्पीड से जा रहा होगा, वो दोनों में आपका जो है वो वेरिएशन डेफिनेटली है। ये बात आप समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे? सर बिल्कुल यहाँ पर समझ पा रहे हैं। तो देखो बेटा क्या क्या रहा हूँ मैं, अगेन एक बात सुनो। बाहर से मैंने H2 को देखा, H2 जैसे ही यहाँ पर, अब आंखें खोल लो, H2 यहाँ पर जैसे ही एंटर करी, यहाँ पर H2 आई, उसने दो इलेक्ट्रॉन लूज करे, और क्या वो H प्लस बन गई? तो क्या यहाँ पर H प्लस की मात्रा बढ़ेगी या नहीं? सर बढ़ेगी बिल्कुल। सिमिलरली यहाँ से फिर इधर आएगा, और यहाँ पे अल्टीमेटली ये H प्लस एक्सेप्ट करके यहाँ से H2 बाहर निकल जाएगी। तो क्या यहाँ H प्लस की मात्रा घटी या नहीं? सर बिल्कुल घटी। तो यहाँ घट रही है, यहाँ पर H प्लस बढ़ रही है। तो नॉर्मल लाइफ अगर चल रही होती तो मैं सॉल्ट ब्रिज लगाता, इस चीज को मेंटेन कर लेता। दूसरी चीज सुनो अब, क्योंकि ये केटायन है और इसको हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रखा है, तो क्योंकि यहाँ H प्लस बढ़ रहे हैं, तो H प्लस कहेंगे आओ, जहां H प्लस कम है वहां चलते हैं, दैट इज लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। तो ये H प्लस यहाँ मूव करने लगे, ये ज्यादा बेटर लॉजिक आई थिंक एनोड और कैथोड वाले से। तो ड्यू टू हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस, ये आपका सिंपल डिफ्यूजन या सिंपल ऑस्मोसिस प्रोसेस, आई थिंक डिफ्यूजन वुड बी बेटर यहाँ पर, वैसे गैस के लिए बोलते हैं बट आई थिंक डिफ्यूजन वाला सही रहेगा, की वजह से ये H प्लस यहाँ मूव करेंगे। सिमिलरली क्लोराइड यहाँ डिफ्यूज होने लगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ पर आपकी जो है वो क्लोराइड H प्लस यहाँ पे कम हो रहा है, तो Cl नेगेटिव अकेले हैं, तो Cl नेगेटिव जाएंगे, तो ये यहाँ ये यहाँ, तो जिसकी वजह से एक जंक्शन पोटेंशियल डेवलप होता है, जिसको हम लिक्विड लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। अब आंखें बंद कर लीजिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोड में H प्लस बढ़ रहा है, सो एनोड वाला कैथोड वाले कंपार्टमेंट में चला जाएगा, उसकी एक्टिविटी चेंज हो जाएगी, उसी को मैं ट्रांसपोर्ट नंबर से, उसके ट्रांसफर नंबर से, ट्रांसफरेंस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा उसकी कॉन्सेंट्रेशन को, देन नीचे मैं उसको लिख दूंगा A1 से A2, ठीक है। तो बस ये याद रख सकते हैं आप। अब आगे खोल लीजिए, H प्लस में कन्वर्ट हो रहा है A2 से A1। सिमिलरली T नेगेटिव Cl नेगेटिव A2 से A1, सिमिलरली नॉट सिमिलरली वाइस वर्सा, T प्लस H प्लस A1 से A2 में जा रहा है। तीनों रिएक्शन को बस ऐड कर लीजिए, सिंपल मैथ लगा दीजिए, काटा पीटी करेगा, इस मकाम तक आप आराम से पहुंच जाएंगे। कुछ नहीं करना, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस आपका वही सिंपल फॉर्मूला, आपका जो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट है वो आपके ट्रांसपोर्ट नंबर की फॉर्म में आ जाएंगे, आराम से आंसर आएगा, मतलब बहुत आसानी से आंसर, इससे आसानी से आंसर शायद कभी जिंदगी में आ सकता है। और ये टी नेगेटिव याद रखिएगा, सभी में ट्रांसपोर्ट नंबर कैटायन का आ गया, बिकॉज वी हैव पुट द यहाँ पर वैल्यूज, यहाँ पर हमने इसको सब्सटीट्यूट कर दिया था। सो यहाँ पर हमारा जो ट्रांसपोर्ट नंबर है, दिस इज ट्रांसपोर्ट नंबर इज ऑफ एनायन। तो इस बात को याद रख के अपने घर जाइएगा ध्यान से। आई होप सो, बहुत आसान डेरिवेशन है। विदाउट वाला आप कर लेंगे, लिक्विड जंक्शन आप माइनस करके निकाल लेंगे, विद माइनस विदाउट, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल कैसे एलिमिनेट होता है, बात कर ली। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है वो बात कर ली, कोई हाइड्रोन वाली बात कर ली। लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इफ टू इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, दे आर इन कॉन्टैक्ट, तो यहाँ होता क्या, डेवलप होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बाउंड्री, जो बात करिए इसको क्या बोलते हैं, एलजेपी। और द डिफ्यूजन पोटेंशियल क्यों आता है, बिकॉज ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन पॉजिटिव H प्लस का और Cl नेगेटिव का क्या है, वो मोर कॉन्सेंट्रेटेड से लेस कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में हो रहा है, और क्या है उसमें डिफरेंस है आपके किसके, रेट ऑफ डिफ्यूजन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय ट्रांसफरेंस नंबर से हम रेट ऑफ डिफ्यूजन निकाल सकते हैं, ठीक है। वी कंसिडर यहाँ पर वही एग्जांपल, वही सेम जो दिया था मैंने, वही एग्जांपल यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। इलेक्ट्रिक डबल लेयर एक फॉर्म हो जाएगी, दिस गिव राइज टू द लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। आई होप सो बेहतरीन तरीके से आप समझ गए, ठीक। देन यहाँ पर हाफ सेल पोटेंशियल को ग्राफिकली कैसे निकालते हैं, हम्म ये तो सिंपल है यार, मतलब हाफ सेल पोटेंशियल को अगर हमें ग्राफिकली निकालना होगा, तो देखो यार, ई सेल आपका आ जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है। सो अगर मुझे ग्राफिकली हाफ सेल पोटेंशियल मतलब इसको निकालना है, तो मैं ऐसा कर सकता हूं कि ई सेल का ग्राफ बना लूं, वे दिया जाएगा यहाँ पर इन लोगों के द्वारा, लॉग ऑफ इनकी कॉन्सेंट्रेशन बटे इससे ग्राफ बना लेता हूँ, ठीक है। मेरा जो स्लोप है
वो मेरा स्लोप जिसको मैं m से लिखूंगा वो मेरा हो जाएगा -0.0591/n। ये मेरा स्लोप आ जाएगा। और यहाँ से जो मेरा इंटरसेप्ट है दैट वुड बी दिस, तो मेरा स्लोप क्योंकि नेगेटिव है तो मेरी कुछ इस तरीके का ग्राफ आएगा। एंड देन मैं बोलूंगा कि मैं एक्स्ट्रापोलेट कर दूंगा सो दैट ये जो पॉइंट है इसको मैं ई नॉट सेल बोल दूंगा। तो आई थिंक ऐसे ही निकालना चाहिए, लॉजिक लगवाए इन्होंने, सो सिंपल सा। अगर मैं ई सेल की बात करूँ, हाँ, वैसे क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब जेई नीट का हम करते हैं तो वहां पर तो हाँ ये चीजें आती हैं, दैट इज इस तरीके के ग्राफ्स स्पेसिफिकली बनवाए जाते हैं, तो वही ये लॉजिक लगा रहे हैं, वही बेसिक पर जा रहे थे थोड़ा। तो बेसिक आई थिंक ऐसे ही होगा, तो आप सिंपल बोल दीजिएगा कि इस तरीके से एक आर्बिट्ररी रिएक्शन ले लीजिएगा, आप जो मर्जी चाहे, आप चाहें तो एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। हाइड्रोजन वाला लेते हैं तो ओपीएच बन जाती है, आपको याद ही होगा। कुछ और लेते हैं तो कुछ और बन जाते हैं। सो दैट्स हाउ यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द यहाँ पर लॉग ऑफ, इसको आप क्यूसी बोल सकते हैं, थोड़ा बेटर रहेगा, लॉग क्यूसी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं लॉग क्यूसी का ग्राफ हम बना रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ई सेल। सो अल्टीमेटली हम देखेंगे जो भी हमारी वैल्यूज आएंगी वो हम पुट करेंगे। एक ग्राफ इज गोइंग टू बी अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप क्यों, उसका लॉजिक भी आपको पता ही है, आप मुझे बता देंगे उल्टा, ठीक है। अब आगे बढ़ सकते हैं। शॉर्ट नोट पोटेंशियोमेट्रिक, ठीक है। ये भी हमने बात कर ली, गैस आयन इतनी सारी टाइप्स की आपकी इलेक्ट्रोड्स होती है उनके बारे में बात कर ली, ग्लास इलेक्ट्रोड कर ली। रिवर्सिबल रिवर्सिबल एक बार थोड़ा सा जस्ट हैव ए लुक एट इट। सो क्या होता है यहाँ पर रिवर्सिबल के, क्या बताया था मैंने कि ड्राइविंग फोर्स एंड अपोजिंग फोर्स में बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, फोर्सेस भी इन्फिनिटेसिमली, इसको मैं प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाता, इनफाइनाइटेसिमली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड इट शुड बी पॉसिबल टू रिवर्स। तो यहाँ पर जैसे बताया था मैंने, एक 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 फोर्स आपका 1 न्यूटन का हो तो इस डायरेक्शन में इतना हो, दूसरी डायरेक्शन में इतना हो। सो लगभग लगभग आपके वो बराबर ये कि आप हल्का सा चेंज करें कि डायरेक्शन हमारी रिवर्स है। तो वही था कि आपकी अगर ऐसी ऐसा सेल है जो ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा हो तो उसको हम बोल देते हैं रिवर्सिबल सेल। सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें जो फोर्स वाला है, इससे बेटर है हम यूज करें थर्मोडायनामिक रिलेशनशिप्स या थर्मोडायनामिक चीजें, जैसे कि फ्री चेंज हो गया, या बेसिकली नॉर्मल लाइफ में बात करूं कॉन्सेंट्रेशन का हिसाब किताब है कि इक्विलिब्रियम में रिएक्शन होगी, फॉरवर्ड और बैकवर्ड आ रही हो, ये हो सकता है फॉरवर्ड आ रही हो, मैं 1 मोल डालूं वो हल्की सी बैकवर्ड आ जाए, ज्यादा बैकवर्ड मुझे, आपको याद है ना ली चैटरल प्रिंसिपल है, आई थिंक मैं जितना इसको पैटर्न रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ ना, इट्स काइंड ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल, जिसमें आप अगर रिएक्टेंट की हल्की सी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दो तो हल्का सा प्रोडक्ट ज्यादा बनने लगेगा, प्रोडक्ट की कम कर दो तो प्रोडक्ट बनने लगेगा, प्रोडक्ट की बढ़ा दो तो रिएक्टेंट बनने लगेगा, समझे। तो वो है हिसाब किताब यहाँ पर। देन यहाँ पर एग्जाम्पल भी ये था कि अगर आपको जिंक Zn2SO4, हमने जो है एक जिंक की इलेक्ट्रोड ली, एक सिल्वर की इलेक्ट्रोड ली, उनको कनेक्ट कर दिया, तो होता क्या है, तो अगर नॉर्मल लाइफ में बात करें तो जिंक रिएक्ट कर रहा होता है, दैट इज बिकॉज द स्पॉन्टेनियस। बट अगर हमने एक्सटर्नल हल्का सा भी पोटेंशियल अप्लाई कर दिया इनके पोटेंशियल से, तो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो यहाँ रिवर्सिबिलिटी तो सेटिस्फाई हो रही है, बट दूसरी थिंग दैट इज यहाँ पर अगर हम बात करें क्या बोल रहा था, इट इज ऑब्वियस फर्स्ट कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है, बट सेकंड वाली नहीं हो रही। हाँ, सेकंड वाली क्या थी, एनी चेंज टेकिंग प्लेस बाय अप्लाइंग अ फोर्स, हल्का सा अगर हमने ग्रेटर करा तो उसको अगर हम करें तो उस रिएक्शन को रिवर्स करें। सो बेसिकली ये ऐसा नहीं हो रहा ना कि ये रिएक्शन ऐसे चल रही थी, ये ऐसी बैकवर्ड में नई रिएक्शन होने लगी, दैट्स वाई यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगेन दोनों हमने अलग अलग इलेक्ट्रोड्स लिए हैं। तो वो यहाँ हिसाब से बहुत ज्यादा इसका काम है नहीं। अगर आपको कुछ उससे बेटर पता हो तो मुझे जरूर बताइएगा। थ्योरेटिकल चीजें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की इतनी ज्यादा बेकार सी ही है, मतलब इतनी ज्यादा बेकार सी नहीं है, नहीं इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है ये बोलना चाहिए था, बेकार सी चीजें हैं ऐसी। अब जैसे ये सवाल है पोलैरिटीज वाला, ये थोड़ा सा पुराना है बट लॉजिकल है, थोड़ा लॉजिकल हाँ बोल सकता हूँ। सबसे पहली चीज आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कहाँ होती है, हमेशा एनोड पर, गैल्वेनिक हो इलेक्ट्रोलिटिक हो, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन, हमेशा कैथोड पर रिडक्शन, पहला जरूरी पॉइंट, ठीक। अब गैल्वेनिक सेल की हम बात करें तो एनोड पर आपके क्या होते हैं, आपने जैसे कि जस्ट बताया मैंने, एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई तो उसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया। मानते हो या नहीं मानते सर, क्यों नहीं मानेंगे। तो अगर एनोड पर हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया तो आपकी एनोड पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, सर बिल्कुल सही। तो क्या साइन नेगेटिव आना चाहिए, बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन्स आपके एनोड से कैथोड पर फ्लो होंगे स्पॉन्टेनियसली, आप कुछ नहीं कर रहे, लॉजिक समझ में आए। तो एनोड नेगेटिव क्यों है, क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करा है। लॉजिक वगैरह सब क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है सर हो गया अगर आपने बताया तो। अब आओ, अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम करते क्या है भाई, मैं एक एक्सटर्नल बैटरी लगाता हूँ, मानते हो इस बात को, ये तो मानते होंगे ना, हाँ सर बिल्कुल लगाते। तो एक्सटर्नल बैटरी वो करती क्या है यार, गलत लिख दिया स्पेलिंग से। सो एक्सटर्नल बैटरी उसका होता क्या है बेसिकली, इसका काम क्या होता है, सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, सबसे पहले यार इसकी डेफिनेशन लिख देना कि गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है। सो इट बेसिकली प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी,
तो इसका काम होता है प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नहीं कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू फ्रॉम, यहाँ पे पहले इसके हिसाब से प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, ठीक है। या फिर इट, क्या बोलना चाह रहा था मैं, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम केमिकल एनर्जी, दूसरी बात क्या बोलता, हाँ कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहीं पर इसका काम उल्टा हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है सर, कि ये एक्सटर्नल एनर्जी को यूज करता है। सो बेसिकली आपका यहाँ पर होता क्या है, ये जैसे यहाँ पर इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सो इट बेसिकली काइंड ऑफ आप बोल सकते हैं केमिकल रिएक्शन करवाता है या प्रोड्यूसेस केमिकल एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल एनर्जी या कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये इसका काम होता है। तो एक्सटर्नल बैटरी हम यहाँ पर लगाते हैं। सो ये जो एक्सटर्नल बैटरी है, व्हाट इट डज, इट बेसिकली पुल्स द इलेक्ट्रॉन अवे। सो इलेक्ट्रॉन वहां से खींच लिए जाते हैं, सारे के सारे जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाते हैं अवे फ्रॉम एनोड, जिसकी वजह से आप लिख सकते हैं ये पॉजिटिव हो गया। बस इतना ही लॉजिक बहुत है, इससे ज्यादा ये सवाल डिजर्व भी नहीं करता, भले कितने ही नंबर का ये दे दें, आई डोंट थिंक। और कुछ इसमें क्या लिख सकते हैं, तो आपने पहले पूरी कहानी बता देनी है कि ऑक्सीडेशन एनोड पर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, रिडक्शन कैथोड पर इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। फिर गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वेराज दूसरे वाले का क्या होता है। फिर आप बोलेंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन सिंपली रिलीज हुई तो इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गए, तो वो एनोड नेगेटिव। सिमिलरली आप कैथोड का भी बोल दीजिएगा, क्योंकि वो आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन वहां पे कोई रिलीज नहीं हो रहा है, सो दैट्स व्हाई अल्टीमेटली आपका पॉजिटिव बन जाता है। इतना आप बता दीजिएगा बस, ठीक है। तो कैथोड जो है वो इलेक्ट्रॉन को रिसीव करता है एंड देन आपका जो है वो सिंपल वहां पर रिडक्शन हो जाती है, ठीक है। देन यहाँ पर आप बोल दिएगा कि ये पुल्स अवे द इलेक्ट्रॉन। आई थिंक इतना ही लॉजिक बहुत है, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन हो, तो Hg2+ है तभी Hg2Cl2 है। तो ये बोल रहे हैं यार, ये मर्क्यूरस क्लोराइड को हम ऐसे क्यों लिखते हैं। आपको दिख रहा हो कि यहाँ पर ऐसे जो है ये इसी फॉर्म से आता है। दैट इज यहाँ पर होता क्या है, मरकरी मरकरी का के बीच में एक सिंगल बॉन्ड होता है। सो अगर मुझे यहाँ पर समझाना हो, सो हाउ आई एम गोइंग टू राइट कि Hg2 2+ ही क्यों है। सो यार सबसे पहले तो एक आपको बात बतानी है कि यहाँ पर जो मरकरी है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। सो मरकरी जो होता है वो आपका लिक्विड स्टेट में होता है, और यहाँ पर Hg के बीच में एक इसका अपना मेटालिक बॉन्ड होता है, या आप लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है बिटवीन देम। आई होप सो मेटालिक होता हो, कुछ और ना हो यार, मुझे मिस तो नहीं हो रहा। हाँ आई डोंट थिंक मैं गलत बोलूंगा शायद, बाकी चेक कर लेगा उसको, मेटालिक ही होता है या कुछ और होता है। तो एक स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड होता है जिसकी वजह से दो मर्करियम आयन आपके जो है वो डायमराइज्ड फॉर्म में रहते हैं। सो आई थिंक ये आपका मोर अबाउट डीएनए ब्लॉक का है एज कम्पेयर टू यहाँ पर बात करूँ, बट मैं करा ही हो रहा हूँ इसे। अच्छा हाँ, उसमें ना कैलेमर इलेक्ट्रोड में आ सकता है, हाँ, ठीक है। तो ये डाइमराइज फॉर्म में रहता है। तो डाइमराइज फॉर्म में क्या मतलब, तो Hg टुगेदर, दो लोग एक साथ रहना चाहते हैं, मतलब दो मरकरी एक साथ रहना चाहते हैं कि हम जिंदगी भर साथ रहेंगे, बिल्कुल वादा कर लेते हैं जैसे और लोग भी करते हैं। तो आई होप आपने ना करो, मतलब अच्छी बात है, वैसे कर भी सकते हो, खैर क्या बात कर रहा हूँ। तो दो मरकरी को आप जो है वो टुगेदर हमेशा हमेशा वो साथ रहते हैं, हमेशा हमेशा उनके बीच में बॉन्ड रहता है, जिसके हिसाब से हर एक मर्करी की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। दैट्स वाई यहाँ दो मर्करी हैं, उन दोनों मर्करी पर +1 चार्ज है। सो द नेट चार्ज हमारा जो है वो ऑन टू Hg क्या बन जाता है, +2 बन जाता है। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर लिखते हैं। अगर मुझे ऐसे बात करूं मैं कि HgCl2, तो इसमें बोलूंगा यहाँ पर Hg पॉजिटिव है, मरकरी की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, बिल्कुल हमने मारा। बट मरकरी यहाँ पर अकेला है, उसके साथ कोई भी बॉन्ड बनाने वाला नहीं है, तो उसका बॉन्ड ही नहीं बना हुआ, तो मरकरी ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। ये बोलना है आपको, ये नहीं बोलना कि आप बोल रहे हैं कि मरकरी अकेला उसका कोई साथी नहीं है। नहीं नहीं भाई, ये बताओ कि मरकरी जो रहता है ना, वो रहता ही इस फॉर्म में, डायमराइज फॉर्म में ही वो जनरली रह रहा है Hg2Cl2 में। दैट्स वाई हम इसको ऐसे लिख रहे हैं। तो हमें बताना ही है ना हमारा सवाल क्या था, इधर उधर वो मतलब डिस्ट्रैक्ट। देखो मेन सवाल पर आओ, एकदम टुगेदर वगैरह में मत जाओ। तो यहाँ पर आपका मेन सवाल क्या था कि आपको बताना है कि Hg2Cl2 जो है इसको हम ऐसे क्यों लिखते हैं, जबकि हमें ऐसे लिखना चाहिए था। आपको याद होगा ना बचपन में जब हम करते थे वो क्रिस क्रॉस, तो यहाँ से ये काट दिया करते थे। BSO4 का जैसे मैं कराऊँ आपको, जैसे BS4 क्लास 9 याद कराऊँ आपको, यहाँ पे 2+ लिखते थे, यहाँ पे 2- ये क्रिस क्रॉस करा, ये बन जाना चाहिए था Ba2SO4 होल का। फिर अरे सर सही तो कैंसिल हो जाएगा, फिर हम खुशी खुशी लिखते सर BSO4 बन गया फॉर्मूला, सर 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 हमने फॉर्मूला बना लिया। तो बिल्कुल वैसे यहाँ पर कर रहे थे, तो यहाँ पर आपने ऐसा क्यों नहीं करा। तो यहाँ पर यार होता ये प्रॉब्लम इसकी, ये जो मर्करी है वो आपका डाइमराइज फॉर्म में रहता है। दो मरकरी एटम्स आपके टुगेदर मेटालिक बॉन्ड, आई होप सो मेटालिक बॉन्ड होगा, वरना लिक्विड लिक्विड बॉन्ड तो होता होगा, क्योंकि लिक्विड स्टेट में होता है कि बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं। और
हर एक मर्करी पर एक +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, सो नेट चार्ज आपका +2 हो जाता है दो मर्करी पर, दैट इज सिंपल। और यहाँ पर इसको इस पे भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर बिकॉज मर्करी डजंट रिजाइड अलोन, तो वहां पर दो एटम्स होते ही हैं, सो दैट्स यहाँ Hg+ नहीं होता मर्करी, Hg2 2+ होता है बिकॉज ऑफ द डाइमराइजेशन, बिकॉज ऑफ द टू एटम्स रिजाइडिंग टुगेदर हैविंग अ मेटालिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो देन यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका 0 लिया जाता है हर एक टेम्परेचर पर। ऐसा क्यों? तो आपको आई थिंक मैंने बताया होगा कि बिकॉज ये आपका एक रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, दिस इज अ काइंड ऑफ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसका फॉर रेफरेंस हम ई ऑफ ऑक्सीडेशन हो, SRP हो, या SOP हो, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, दोनों को ही हम 0 वोल्ट मानते हैं, सो दैट हम अननोन वाली अननोन सेल्स का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सके। तो दिस इज बेसिकली अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जिसका हमने अज्यूम करा है, हमने नहीं, मेरे हिसाब से किसी IUPAC करता होगा ये काम, जिसने भी करा होगा, तो कन्वेंशनली आप बोलेंगे, हाँ कन्वेंशनली वुड बी अ बेटर टर्मिनोलॉजी है। तो कन्वेंशनली हम इसको 0 वोल्ट मान के चलते हैं। सो अगर एनोड पे पोटेंशियल, अगर हमने इसकी एनोड बनाई तो उसका पोटेंशियल 0, हमें जो है वो बाहर से ई सेल मिल जाएगा, कैसे, वोल्ट मीटर या पोटेंशियोमीटर से। तो ई सेल हमें मिल गया हमारे पास, मान लेते हैं एक बार कैथोड बनाई एक बार एनोड बनाई, तो अगर मान लेते हैं ये कैथोड है तो हमें ये पता है, ये पता है, ये मिल जाएगा। अगर ये है तो आपका ये पता है, ये पता है, ये मिल जाएगा। तो ये है आपका कि आपको एक दो चीजें पता होंगी। ये कहां से पता लगेगा? एक्सपेरिमेंटली आपका जो है वो आंखों से दिख जाएगा, आंखों से एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, तो आप आंखों से इसको देख लेंगे, तो आपको यही बताना है कि यार ये रेफरेंस मानते हैं। बाकी जितना है जस्ट 100 की इसका जो एक्चुअल वैल्यू है, इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो आई थिंक 4.44 वोल्ट कुछ ऐसा लिखा हुआ दिखा था, आप लोग चेक कर लीजिएगा बाकी इस बारे में, बट जरूरी नहीं है। बट आप हाँ यही जानना चाह रहे हैं कि आपको ये पता है कि आप हम इसका 0 क्यों लेते हैं, क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक फ्लो नहीं होती इस वजह से लेते हैं? पर आप बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है यार, हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉनिक फ्लो वगैरह सब कुछ इसमें बढ़िया से चल रहा होगा। सो आई थिंक ये ही रहना चाहिए थ्योरेटिकल सवालों में तो बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, आई होप सो अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा और आसानी होगा। मतलब वैसे मजा तो पिछले वाले में ज्यादा आना चाहिए, एक मिस्टेक थी वो आपने देख ली होगी। आगे जो भी करना है, वैसे तो मुझे पता ही है, आप लोगों से इतने ज्यादा सजेशन पहले मिल चुके हैं जो मिलने थे। अब भी अगर कुछ करना हो तो जरूर बताइएगा। तो मजा आया इस सेमेस्टर में भी, ऑलमोस्ट एंड पर ये बस NEP वाले डालने हैं, बाकी पढ़ाने वाला काम तो लगभग हो ही चुका है, उसमें भी वही रिपीटेड चीजें होंगी, तो कोई ऐसा बहुत नया काम नहीं करना होगा। तो मिलते हैं आपसे उन वीडियोज में। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर्स।